Okay. Good evening, everyone. This is Dr. Alia Inamdar from Agaz Foundation. We extend a warm and sincere welcome to all of you present here today. Due to the overwhelming response to our previous session, we have arranged another valuable session for all the AIPGT aspirants by Dr. Rahul Parihar, sir. Most of you already know Dr. Rahul, sir, but for the ones who are new to the session, let me just quickly introduce you all to him. We are honored to welcome Dr. Rahul Parihar sir, the CEO of Pratyaksha Ayurved, who has a teaching experience of 9 years. Sir has completed BMS from NIA and MD Kai Chikitsa from BHU. He secured All India rank 13 in NIA, All India rank 5 in BHU, All India rank 23 in AIIA, All India rank 8 in UKPG, and All India rank 33 in ITRA Jamnagar. He is also UPSC, UPPSC, and CCRAS qualified. Hundreds of students have been selected in AIPGT from Pratyaksha Ayurved under the guidance of Dr. Rahul sir and are excelling in their respective fields. So, finally, the wait is over. We can now begin with the session. I request Dr. Rahul sir to please start with the session. Mike, over to you, sir. Uh, Thank you very much, Dr. Alia. Am I audible? Yes, sir. Great. And I want to again thank the organizers, the Agaz Foundation, Dr. Tayyab Raja, who is the founder of that Agaz Foundation. I convey my best great gratitude towards them. So basically, we have done discussed about the from where we can start the AIPGT preparation. So we have discussed like getting started. These points have been covered so far. So I'm not going to cover these points directly, going to the point number B. Okay. So here we are going to discuss about overcoming obstacles. So क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, सिंपल सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। एक पॉइंट है, प्रिपरेशन करते समय बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, या दोनों करना पड़ेगा। आंसर है दोनों करना पड़ेगा, बट वहाँ पे दोनों को कितना, कहाँ, किस एंगल से यूज करना है, सो उसको डिस्कस करेंगे, राइट। कॉमन इनएविटेबल प्रॉब्लम्स जो आएंगी आएंगी, आप चाहेंगे तब भी वो प्रॉब्लम्स रहेंगी, आप नहीं चाहेंगे तब भी वो प्रॉब्लम्स आएगी, वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी, राइट। जो स्टूडेंट्स गलतियां अपने एंड से करते हैं उनको डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के अंदर, और कैसे इनको हमको एक एंगल से समझना है कि एक एवरेज स्टूडेंट उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील करता है और एक टॉपर स्टूडेंट कैसे डील करता है। जैसे कि हमारे वेबिनार का जो हमारा थीम है या फिर जो हमारा टाइटल है कि एक टॉपर्स ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए, एक टॉपर कैसे अप्रोच करता है। सो वहां पे हम इन पॉइंट्स के ऊपर इस बी सेक्शन में, लास्ट में एक शॉर्ट सेशन इसी कंटिन्यूएशन में सी भी करेंगे, जिसमें आपको एग्जैक्टली क्या करना है वो हम बातचीत करेंगे। सो सिंपल पॉइंट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के अंदर हमारे पास में क्या ज्यादा जरूरी है, सो हमारे पास में क्लियरली आंसर दोनों है, बट हार्ड वर्क किस एंगल पे करेंगे, डीप स्टडी ऑफ संहिता। क्यों हम संहिता को डीप स्टडी करेंगे, बिकॉज वी आर आयुर्वेदिक डॉक्टर, जो कि हमें करना है। ये एक टाइम टेकिंग कॉल है, ये एक टाइम टेकिंग टास्क है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने 1 महीने में चरक खत्म कर ली, चरक खत्म हो ही नहीं सकती, आपकी पूरी लाइफ पढ़ते पढ़ते भी नहीं हो सकती, राइट। वहां पे डीप स्टडी आप अर्ली डेज में करोगे, लास्ट आवर्स में या फिर लास्ट मंथ्स के अंदर आप क्या करोगे, वहां पे इनको रिवाइज करोगे। हैंड रिटन नोट्स कितना बनाना है, आपको मैं अगर पूछूं कि आपको एआईपीजीटी के दौरान नोट्स बनाना चाहिए, आंसर इज यस और नो के अंदर अगर हम डील करें तो बेसिकली यस भी है, नो भी है। यस उस पॉइंट्स के लिए कि जब हम बुक से पढ़ते हैं, जो पॉइंट बुक से पढ़ने में टाइम ज्यादा लगाता है, जैसे कि हमारा अग्रय वाला पार्ट है, अग्रय जो कि चरक सूत्र 25th चैप्टर में है, यहाँ पे टाइम लगता है। तो ऐसी चीजों का नोट्स बनाना, अपने लैंग्वेज में समराइजेशन करना, जो कि आपको अर्ली मंथ्स में कर लेना चाहिए। आप एग्जाम से 1 महीने पहले नहीं कर सकते। एग्जाम की मतलब यहाँ पे एआईपीजीटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा सेशन टारगेट या ओरिएंटेड है एआईपीजीटी के एंगल पे, राइट।
देन फिर अगर हम बात करें कि बाकी सारी चीजों का नोट्स नहीं बनाए, क्या मेरा कॉल है मत बनाओ, क्योंकि जो बुक के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ पॉइंट है वो आप अपने बुक से उठा करके अपने नोटबुक में लिख दोगे, इससे बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। जितना टाइम आपको बुक में लगता है उतना ही टाइम आपको आपकी नोटबुक में भी लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप उसको अवॉइड करो। और जिन चीजों को आपने बुक के अंदर से अपने नोटबुक तक पहुंचा दिया है, तो उनको बुक में मार्क कर लो कि यहां से वो पढ़ना ही नहीं है, ताकि आप लास्ट मंथ जब रिवीजन के मंथ्स होंगे वहां पे समराइज्ड वे में आप उनको डील कर रहे होंगे। डेली स्टडी रूटीन जो कि एक कंसिस्टेंस काम है। हमारे आयुर्वेद में एक परादी गुण में गुण आता है शीलन सतत अभ्यास। सबको पता है अभ्यास एक गुण है जो कि परादी गुण चिकित्सा की सिद्धि में काम आता है, हमारे एआईपीजीटी की सिद्धि में भी ये काम आता है। अगर आप में से दो कैंडिडेट है, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, ए जो है 12 घंटे पहले दिन पढ़ता है, दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ता है, तीसरे दिन छुट्टी रखता है, चौथे दिन वापस 12 घंटे पढ़ता है, पांचवें दिन नहीं पढ़ पाता है, ये खराब पैटर्न है, राइट। जबकि बी है वो डेली जो है 7 घंटे पढ़ता है, इसमें उसने एक कंसिस्टेंट अपना एक शेड्यूल बना दिया है। अब इसके आगे उसको कुछ नहीं देखना, 7 घंटे के बाद उठ जाता है वो कि मुझे इसके आगे नहीं पढ़ना, इनिशियल मंथ्स के तो अंदर एटलीस्ट इसको एक्सीड नहीं करना है। सो ये वाला पैटर्न हो सकता है कि अर्ली डेज में आपको लगे कि ये 13 घंटे पढ़ लिया, ये अभी तक जो है कंपेरेटिवली कम ही, 13 नहीं इसका गिनेंगे तो 17 घंटे, ये ज्यादा आगे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कंसिस्टेंट रहेगा, यहाँ पे टेस्ट मैच खेला जाएगा, T20 नहीं खेलना है, वहां पे कंसिस्टेंस जो लास्ट तक टिका रहेगा वही सिलेक्शन होता है। वरना आप देखते होंगे अपने सीनियर्स में जो पहले दूसरे महीने में बहुत ज्यादा टॉप कर रहे होते हैं टेस्ट में, बहुत ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा माहौल बना रहे होते हैं हॉस्टल्स में, एग्जाम के बाद में रिजल्ट के बाद में वो नजर नहीं आते हैं। रीजन यही है कि ये एक मैराथन है, ये एक फर्राटा दौड़ नहीं है जहां पे आप 100 मीटर की रेस में आप जीतने की कोशिश करोगे, राइट। तो ये हार्ड वर्क का पार्ट हुआ। सॉल्विंग एमसीक्यूज रेगुलरली, अगर एमसीक्यू की बात करें डेली बेसिस पे, हाँ ये इसका ग्राफ एग्जाम तक आपका ऐसा बनेगा। जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा, ये लास्ट के 2-3 दिन की बात करो, वहां पे ग्राफ डाउनफॉल होगा। अदरवाइज ग्राफ जो है आपका एग्जाम से एक वीक पहले तक हमेशा अपवर्ड जाएगा, एमसीक्यू के माइंडसेट से देखोगे तो, राइट। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, बहुत सारे हार्डवर्क करने के एरियाज है जो कि हमें थ्रू आउट द एआईपीजीटी ड्यूरेशन में करना है। आपका हार्डवर्क अकेला सफिशिएंट नहीं है, आपको अपने दूसरे एंगल से जो स्मार्ट वर्क वाला पार्ट है उसको भी डील करना होगा। तो क्या है ये स्मार्ट वर्क, ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने वाला है। कैसे? सबसे पहले प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द टॉपिक। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आप पहले क्या पढ़ो और बाद में क्या पढ़ो। सिंपल सी बात है, पहले वो पढ़ो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में वो पढ़ो जिसके प्रश्न कम आते हैं। एग्जैक्टली तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो प्रायोरिटाइजेशन आपका पहला टास्क है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने बुक खोली, बुक से वहां पे पढ़ना चालू किया, एक से लगाकर जेड तक मैंने इक्वली जो हर एक चैप्टर के अंदर इक्वली एक श्लोक को जितना वेटेज देना चाहिए सबको इक्वली दिया, नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, सेलेक्टिव वे में पढ़ना पड़ेगा, राइट। जब भी आप पढ़ोगे आप सिर्फ पढ़ नहीं सकते, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, आप अपनी टेक्स्ट पढ़ रहे हो, तो उसको आपको समझना होगा। अगर उसको समराइज करना है, जैसे भी आपको पढ़ना है, आपको क्या करना होगा, कुछ टेक्निक्स जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप करते हैं, लाइक एक्टिव रिकॉल हो गया, स्पेस्ड रिपीटेशंस हो गए, तो ऐसी टेक्निक्स को आप यूज करोगे अपने स्मार्ट वर्क, अपनी जो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। निमोनिक्स डेफिनेटली एक यूजफुल टूल होता है, ये एक अच्छा टूल है जिससे आप कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत समराइज्ड वे में याद कर लेते हो। लेकिन हाँ, निमोनिक्स के लिए एक मैं डिस्क्लेमर जरूर देता हूँ, बहुत सारे लोग सिर्फ निमोनिक पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मेरे को निमोनिक रहेगा तो मैं याद करूंगा। नहीं, आप एआईपीजीटी के बाद में फिर वहां पे सिर्फ लाइफ टाइम निमोनिक लेके ही घूमते रहोगे, वो वर्क नहीं करेगा, राइट। तो निमोनिक एक टूल है, वो हम एग्जाम में निमोनिक को यूज करेंगे, निमोनिक हमको लाइफ टाइम यूज ना करे, इस चीज का ध्यान रखना हुआ, इसको रेशनली यूज करना है, राइट। मेमोरी टेक्निक्स जो आगे हम कुछ बातचीत कर सकते हैं, प्रोमोडोरो टेक्निक्स होती हैं, चंकिंग मेथड्स होते हैं। इवन चरक संहिता में जब शारीर स्थान पढ़ते हैं तो आचार्य चरक ने स्मृति के 8, कोई चीज हमें क्यों याद रहती है उसके 8 रीजंस बताए, तो वहां पे मेमोरी टेक्निक्स अपनी काम करती है। ये आप सेलेक्ट करोगे, सिर्फ पढ़ना इज नॉट ए पार्ट, पढ़ते समय आप कैसे इसको लॉन्ग टर्म अडॉप्ट करोगे वो इंपॉर्टेंट रहेगा। एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि डेफिनेटली आपको प्रायोरिटाइजेशन में हेल्प करेगा, जिसमें पैटर्न क्या हुआ, टॉपिक्स कौन से पिक किए जा रहे हैं, और डेप्थ ऑफ द संहिता, डेप्थ ऑफ द टॉपिक कितना टच करना है। सेलेक्टिव रीडिंग जो कि इसी का आंसर है। लास्ट में टाइम मैनेजमेंट, आप ये नहीं कर सकते कि मैं दिन के 16 घंटे पढ़ता हूँ,
दिस इज नॉट द करेक्ट वे कि 16 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आप सिर्फ बुक के सामने पढ़े रहेंगे, बुक आपके सामने पड़ी रहेगी और दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं होगा, वहां पे वहां पे प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, राइट। तो डीप स्टडी वर्सेस क्विक स्टडी आप जरूर डेवलप करोगे ड्यूरिंग द एआईपीजीटी। अब ये हर महीने टाइम मैनेजमेंट बदलता है, तो इसको मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता। तो स्मार्ट वर्क विदाउट एफर्ट लीड टू सुपरफिशियल नॉलेज। अगर आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करो तो आप नहीं सिलेक्शन कर पाएंगे, अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करो तो नहीं ले पाओगे। तो हमें क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसे? अगर हम इस एक साल की बात करें जहां पे आप इंटर्नशिप में आ चुके, डेफिनेटली प्रॉफ में वगैरह में हर मंथ बाई मंथ ये स्ट्रेटेजी बदलेगी। हम बात कर रहे हैं लास्ट के एक महीने की। अगर फर्स्ट फेज की बात करें 3 से 4 महीने, जहां पे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और चीजों को समराइज करते हैं। समराइज इन द सेंस, जिस टॉपिक को पढ़ने में 2 घंटा लगा है मैं उसको 20 मिनट में कैसे रिवाइज करूं। इसका आंसर आप अर्ली 3 से 4 महीनों में हार्डवर्क करके प्रिपेयर कर लोगे, ताकि वो आपके स्मार्ट वर्क में अगले जब 2-3 महीनों की बात आएगी या रिवीजन के मंथ्स की बात आएगी तब वहां पे वो वर्क करेगा। वहां पे रिवीजन करते समय आप समराइजेशन करने के बारे में टाइम नहीं खर्च कर सकते, राइट। सेकंड फेज जो लास्ट के 2-3 महीने हैं वहां पे आप इंटेंस रिवीजन करोगे, जो कि आपने कॉन्सेप्ट पहले से पढ़ रखे हैं, और समराइज अब आपको क्या करना है, जस्ट रिकॉल करना है कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। वहां पे पहली बार पढ़ने का स्कोप ज्यादा रखना नहीं चाहिए, राइट। और एमसीक्यू लगाने चाहिए, एमसीक्यू बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। एमसीक्यू क्यों करना चाहिए? क्योंकि एग्जाम के अंदर हमको एमसीक्यू फेस करने हैं, और एमसीक्यू की अगर प्रैक्टिस नहीं करिए, नॉलेज हमारे पास में भर भर के है लेकिन हमने एमसीक्यू आज तक फेस नहीं किया है या बहुत मिनिमम किए हैं, एग्जाम के अंदर वो सारी गलतियां करोगे जो आप शायद टेस्ट सीरीज करते समय वहां पे आप गलतियों को करते, वहां से अपनी गलतियों को सुधारते और एग्जाम में नहीं करते। और एग्जाम में जो ज्यादा गलती करता है, ध्यान रखना, एग्जाम की गलती गलती नहीं होती है, वो गुनाह होता है, और गुनाहों की सिर्फ सजा होती है नेगेटिव मार्किंग, राइट। और बहुत ज्यादा गुनाह, बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग, बहुत ज्यादा सिलेक्शन में पीछे रहने के चांसेस रहते हैं। सारी बात आपको पता है, ये चीजें की डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट महीने में आपको क्या चाहिए? क्विक रिवीजन। अगर समराइज्ड है, इंटेंस रिवीजन क्या है, तभी क्विक कर पाओगे, रिपीटेड एमसीक्यू तभी कर पाओगे, और सॉल्विंग मॉक टेस्ट तभी कर पाओगे, राइट। तो अल्टीमेटली अगर एक लाइन में बात करें तो स्टूडेंट मस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन असेसरी एंड द नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। आपको क्या करना है, कितना करना है, ये आपको दोनों पता चलना चाहिए, राइट। ये हमारा 7वां पॉइंट है जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को बताता है कि आपको कैसे दोनों को तोल मोल के यूज करना है। कोई बोले मैं सिर्फ स्मार्ट वर्क करता हूं, मैं हार्ड वर्क करता ही नहीं, गलत। कोई अगर हार्ड वर्क करता है तो वो मतलब बहुत टाइम ज्यादा ले लेगा कंपेरेटिव टू स्मार्ट वर्क वाले स्टूडेंट के, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हम बात करें कि एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट कैसे अप्रोच करते हैं जो प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द एआईपीजीटी प्रिपरेशन के दौरान आती है। तो ये प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए प्रॉब्लम्स को पहले डिटेल में समझते हैं। उसके लिए हमारे पास में दो कैरेक्टर है। एक है भोलू, नाम से समझ में आता है भोलू का मतलब है कि ये ठीक है, और एक एवरेज कैंडिडेट है। इसको हम ऐसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा। भोलू का मतलब है कि उनके तरीके भोलू के समान है, पढ़ने में हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट हो। मैं यहाँ पे इंटेलेक्चुअल पावर की बात कर ही नहीं रहा हूँ कि भोलू की इंटेलेक्चुअल पावर, मेधा शक्ति, स्मृति शक्ति खराब है। लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास दूसरा कैंडिडेट है जो कि है ज्ञानू। नाम इनके बनाए इसलिए गए हैं ताकि आपको नाम से समझ में आए कि कौन क्या कर रहा है, राइट। एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट की अगर बात कर रहे हैं तो इसके बीच में एक आपको ना एक्सरसाइज करवाता हूँ। आप क्या करो, एक अपने पास में ना पेन एंड पेपर ले लो और अपने आप को देखो कि आप कौन कौन से एक्टिविटीज में भोलू की तरह अप्रोच कर रहे थे। ऐसा नहीं कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली है या फिर कहाँ पे, आज तक आपके माइंड में क्या आंसर था जिस प्रश्न के ऊपर बातचीत हम आगे करने वाले हैं। सो अगर आप एक्सरसाइज करोगे, आपको रिजल्ट मुझे नहीं बताना है, ना अपने पड़ोसी को बताना है। आपको ये अपने लिए ध्यान रखना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अगर आप टॉपर की तरफ देखते हैं तो टॉपर क्या करते हैं और एवरेज स्टूडेंट कैसे करते हैं और आप क्या हैं, ये तीनों चीजों को आप वन बाय वन एक्सरसाइज के थ्रू पकड़ के चलोगे। तो मैं मानता हूं कि आप लोगों ने पेन एंड पेपर अपने पास में ले लिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एकेडमिक चैलेंजेस की, एकेडमिक चैलेंजेस का मतलब क्या हुआ? ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि हमें पढ़ने लिखने से रिलेटेड हमको फेस करनी पड़ रही है। तो वहां पे गोलू, सॉरी ये मिक्स हो गया ना, भोलू एंड ज्ञानू का गोलू बन गया, नहीं, गोलू इज नथिंग। भोलू और ज्ञानू कैसे इसको डील करते हैं, एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर काइंड ऑफ स्टूडेंट। टॉपर का मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है टॉप 50 में है तब भी टॉपर है, और मान लेते हैं टॉप 10 के, टॉप 10 ज्यादा टॉपर जैसा वहां पे साउंड करेगा, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों के पास में एक प्रॉब्लम आती है कि सिलेबस कितना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि
लेंदी सिलेबस का बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेन रहता है कि सर बहुत ज्यादा लंबा सिलेबस है। सिलेबस लंबा है ही नहीं। आपका बीएमएस जो है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको सिलेबस लगने वाला नहीं है। अब ये सिलेबस जो है लंबा, किसको लंबा लगता है और कौन कैसे डील करता है, भोलू कैसे इसको डील करता है कि लंबा सिलेबस है तो डेफिनेटली उसको उठाएगा और पढ़ेगा, पढ़ेंगे दोनों, बट क्या करेगा, ये रैंडमली पढ़ेगा। उसको जहां से पढ़ना मिलेगा वहां से पढ़ना स्टार्ट कर लेगा और कोई प्रायोरिटाइजेशन नहीं करेगा। ऑलरेडी हमने बात करी है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज करके जो अपने हाई यील्ड टॉपिक्स है जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पिक होते हैं, ये प्रायोरिटीज सेट करेगा। हालांकि इसमें आपको अपने आप को स्कोर देना है। अगर आपने ज्ञानू की तरह अप्रोच किया है तो 2 स्कोर देंगे, भोलू की तरह अप्रोच किया तो 0 देंगे, और आपको क्लियर नहीं कि मैंने किसकी तरह किया तब आप अपने आप को 1 दे सकते हैं। लास्ट में आउट ऑफ 66 आप अपने आप को स्कोर करेंगे ताकि उसका इंटरप्रिटेशन आपको मैं बता पाऊंगा। राइट, आप अपने आप को मार्किंग देते चलना। लेंदी सिलेबस में आपको प्रायोरिटाइजेशन करना होगा, और किससे करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। लास्ट में मैं बताऊंगा कि लास्ट 3 सालों में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस वहां पे बने हैं। राइट, दूसरा पॉइंट है मेमोराइजेशन, याद करना। डेफिनेटली याद करना है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानू अपना ज्ञान जो है ब्रह्मा से लेके आया है और अपने मतलब क्या बोलेंगे बाई बर्थ उसको नॉलेज है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भोलू क्या करेगा, सब कुछ याद करने की कोशिश करेगा। ज्ञानू क्या करेगा, कुछ निमोनिक्स बनाएगा जो कि डेफिनेटली एक यूजफुल टूल है, विजुअलाइजेशन करेगा और एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स का यूज करेगा, जहां पे वो अपने रिवीजन के दौरान ज्यादा लंबे समय तक रिटेन रहने वाले पॉइंट्स को या रिटेन रखने वाले पैटर्न को फॉलो करेगा। तो आप जिसमें फॉलो करते हैं 0, 1 एंड 2 में अपने आप को स्कोर देंगे कि सब कुछ मैं तो याद करने, जैसे सामने आता है आंख बंद करके वहां पे याद करना, हिता हितम सुखम दुखम, हिता हितम सुखम दुखम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को भोलू की कैटेगरी में रखोगे। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग। अगर आपको कोई पॉइंट मिलता है आयुर्वेद का और आप वहां पे याद ज्यादा करने में बिलीव करते हैं कि कंपैरेटिवली समझने के, इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपके दिमाग में एक मूवी से आता होगा। 3 इडियट्स में एक कैरेक्टर था चतुर रामलिंगम। राइट, चतुर रामलिंगम। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि वो डफर था। वो अपनी क्लास में भले ही सेकंड आता होगा और वो एक मूवी का पार्ट है, फिर भी वो अपने अच्छे खासे करियर को बना लेता है और वहां पे भी वो अपने करियर में अच्छा खासा अर्न कर सकता है, अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकता है। डेफिनेटली मेमोराइजेशन बुरा नहीं है, लेकिन वहां पे तरीका ज्यादा टफ है। वो तरीका ज्यादा, क्योंकि मेमोराइजेशन ज्यादा समय मांगता है, ज्यादा टाइम लेता है। अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली आपको कम समय में ज्यादा डेवलप करके देता है नॉलेज को। अगर ज्ञानों को देखेंगे वो पहले समझेगा और उसको मेमोराइज करेगा। डेफिनेटली वहां पे मेमोराइजेशन तो दोनों को करना पड़ेगा। एग्जाम में ये नहीं कह सकते कि मेरे को इतना सारा प्रैक्टिकल नॉलेज है बट मेरे को एमसीक्यू सॉल्व नहीं होगा। नहीं, अगर एआईपीजीटी सॉल्व करना है तो वहां पे मेमोरी भी चाहिए, लेकिन अगर समझा हुआ है इजीली मेमोराइज हो जाएगा। तो ज्ञानों क्या टेक्निक है, समझ करके याद करना। भोलू का टेक्निक है जो मिल जाए वहां पे रट लो। समझने वाली चीजें आयुर्वेद में है ही नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना आयुर्वेद में समझने वाली चीजें, कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, सब रटना है। अगर कोई ऐसा कहता है तो वो खुद भोलू है और 0 स्कोर करेगा। बाकी ये 2 और 1 अपने आप को स्कोर करते जाना। नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन की बात करें। जो रिवीजन के लिए एक बार पढ़ेगा, मतलब एक बार पढ़ा और कभी रिवाइज नहीं करता, बोलते हैं ना एग्जाम के अंदर रात में एक बार पढ़ेंगे और सुबह तक एग्जाम देके आ जाएंगे, तो एग्जाम में पता है काम कर जाता है। क्यों काम करता है, क्योंकि एग्जाम में हमको रिटेन एक ही दिन के लिए करना था, लेकिन एग्जाम अब एआईपीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं वहां पे कर पाओगे। प्रॉफ में एक दिन में काम हो जाता होगा, एआईपीजीटी में आप लास्ट दिन में क्या पढ़ोगे। आप अपने आप से पूछना, मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम है 6 घंटे, आप 12 घंटे पढ़ लोगे उस दिन, कितना कौन सा टॉपिक कवर करोगे, बहुत सारे छूट जाएंगे। आप 1% सिलेबस भी कवर कर लोगे, 99 उस दिन नहीं पढ़ पाओगे, तो वहां पे आपका नुकसान होगा। आप भोलू की तरह अगर बिहेव कर रहे हैं और अगर स्पेस पे रिपीटेशन अगर स्ट्रेटेजीज आप यूज कर रहे हो, इसका मीनिंग ये है अगर ज्यादा टॉपिक जल्दी भूलने वाला है उसको वीकली, अगर आप बहुत देर तक लंबे समय तक जिस पॉइंट को याद कर सकते हैं। अब आपको मैं बोलूं कि वात का गुण होता है रुक्ष, इसको आपको बार बार फ्रिक्वेंटली रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। आप उसको मंथली रिवाइज में कर सकते हैं, एक महीने में रिवीजन। और जबकि वीकली रिवीजन उनको करना है जहां पे आपको बहुत डिफिकल्ट टॉपिक जहां पे लग रहा होगा उसको आप वहां पे याद कर सकते हो। और कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो हमेशा बीच का एक रास्ता बना के रखो, 15-15 दिन पे उनको रिवाइज करो। ये स्पेस रिपीटेशन टेक्निक है, हर एक चीज को छोड़ देना ये गलत तरीका है। तो आप अपने आप को स्कोर कर लेना। देन हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है डाउट रेजोल्यूशन। अगर पढ़ते समय कोई डाउट आता है, जो पढ़ता है उसको डाउट जरूर आता है, जिसने आज तक पढ़ाई करी होगी डाउट हमेशा आया होगा। अगर डाउट को डाउट ही रखना है तो आप भोलू है, और अगर डाउट को आप
कोशिश करेंगे, आपके मेंटोर है, कोच है, या फिर कोई रिलायबल प्लेटफॉर्म, जो कि टेक्स्ट हो सकती है, हमारे ई समिताज हो सकती है, जो प्रॉपर जर्नल के जो आर्टिकल्स होते हैं, साइंटिफिक पेपर्स होते हैं, उनसे आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, तो वहां पे आप ज्ञानों की तरह वहां पे डील कर रहे हैं सिचुएशन को। तो सिंपली आप अपने आप को ये सोचना कि अगर मुझे कोई डाउट आता है तो मैं डाउट, अरे जाने दो, अपने को क्या करना है, तो 0 स्कोर दोगे और यहाँ पे 2 स्कोर दोगे। अगर आप कभी कभी करते हो, कभी कभी नहीं, तो 1 दे सकते हो, राइट। आप ध्यान रखना, गूगल की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि आपको कोई डाउट आता है और आप गूगल, आयुर्वेद की चीजें गूगल बताओ कितना बता सकता है। आजकल तो चैट जीपीटी नामक भाई साहब आ गए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हो सकता है कि फर्दर फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा यूजफुल टूल हो जाए, बट स्टिल आज के टाइम में हमारे डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए अभी तक उतना कारगर नहीं है, या फिर बहुत लिमिटेड काम आ सकता है आज के टाइम में, राइट। देन डाउट्स वैल्यू, बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछते हैं। एज ए टीचर मेरे पास भी बहुत सारे डाउट आते हैं, तो मेरे पास डाउट अगर इररिलेवेंट टॉपिक के आते हैं, जैसे कि सर 2003 में महाभारत का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महाभारत का ये पॉइंट का आंसर करना है। देखो, ना तो मैंने महाभारत पढ़ी है और ना ही महाभारत से प्रश्न फ्रिक्वेंटली आ रहा है, तो जाके मैं उसके लिए पढ़ूं। तो पॉइंट है कि वहां पे ये जो क्वेश्चन है, वो इसका टाइम वेस्ट का अपरेटस है, वो टाइम को है अपना गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है। ज्ञानू को ये पता है कि वहां पे एग्जाम और कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड डाउट कौन सा है, तो डाउट का सिलेक्शन कि सही डाउट, मतलब कई बार आपको हो सकता है कि आप 100 डाउट पूछोगे तो उसमें से 2-3 फालतू हो सकते हैं, इतना अफोर्डेबल है। लेकिन अगर 100 में से आपके 50 फालतू है, 50 सही है, तो वहां पे आप गलत अप्रोच कर रहे हैं, आप अपना टाइम बहुत ज्यादा वहां पे क्या करेंगे, खराब करेंगे। मेरे पास एक कैंडिडेट थी जो कि 2022 के पेपर में मेरे से लास्ट टाइम पे जीत गई थी एक पॉइंट पे कि अही पूतन अही पूतना अलग अलग चीजें होती है। मेरी नजर में दोनों सेम है, क्योंकि आचार्य ने जब श्लोक लिखा है तो कहीं पे संधि हुई है, कभी कहीं पे नहीं हुई है। सिंपल पॉइंट है, ये दोनों ही बाल ग्रह नहीं है। पॉइंट क्या था, उसने इस चीज को इतना सीरियसली लिया कि वो खोज करके लाने में लग गई। कहीं कहीं पे किसी पुस्तक में अही पूतन लिखा हुआ है, चीज वही थी, किसी किसी पुस्तक में उसको अही पूतना लिखा था, बट अल्टीमेटली चीजें वो सेम थी। मुद्दा क्या था, मान लो ये स्टूडेंट का एंगल सही भी होता, बट उसने इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए कितना टाइम खर्च किया, वहां पे लॉस किसका हुआ। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा डाउट सॉल्व होने पर मुझे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, इस पॉइंट को समझना जरूरी है। टीचर बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा, ये एक सेकेंडरी क्वेश्चन होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अपने डाउट को सोचना कि मैं कौन से डाउट ज्यादा करता हूँ, इररिलेवेंट या एग्जाम और कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड डाउट ज्यादा पूछता हूँ। स्टडी मटेरियल, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं और पढ़ते पढ़ते उनको लगता है कि इसमें मजा नहीं आ रहा है या फिर ये इनसफिशियंट है, तो वहां पे बार बार स्विच करते रहेंगे, या कोचिंग टू कोचिंग या मटेरियल टू मटेरियल, बुक टू बुक, बार बार चेंजेस करेंगे कि ये गाइड पढ़ेंगे, वो गाइड पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना। आप अपने लिए एक सुटेबल, एक बेस्ट प्राइमरी रिसोर्स खोज लीजिए कि जहां से आपको पढ़ना है, और आप बिल्कुल बाकी चीजों को ऑब्जर्व करिए, लेकिन एज ए सप्लीमेंट, कि कोई टॉपिक का पार्ट नहीं समझ में आया तो वहां से पढ़ लिया, कोई टॉपिक का पार्ट नहीं समझ में आया तो कहीं और से पढ़ लिया। पॉइंट क्या है कि आपका प्राइमरी रिसोर्स फिक्स रहे, सप्लीमेंट के लिए आप अदर मटेरियल को यूज कर सकते हो, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है स्टडी मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। बार बार अगर आप चेंज करते रहोगे, 6 महीने हमने एक्स कोचिंग पढ़ी, फिर 3 महीने के लिए वाई, और बाद में लास्ट के 3 महीने में कुछ नहीं पढ़ा, सेल्फ स्टडी करी, अल्टीमेटली फिर अगले साल फिर खोजेंगे कि कौन सी क्लास जाना है। अगर आप बार बार स्विच करते हो, हाँ, अगर पहली बार किसी ने क्लास ज्वाइन करनी होती तो हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में बात करी कि क्लासेस को कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपके लिए हेल्पफुल होगी या नहीं होगी, राइट। स्कोर करोगे, स्विच करते हो तो 0, 1 अगर नहीं क्लियर है, और 2 अगर आप एक प्राइमरी रिसोर्स पे रिलाय करते हो हमेशा, राइट। लास्ट पॉइंट है, अगर एकेडमिक चैलेंजेस के एंगल से देखें, नेक्स्ट ओरिएंटेड, आप में से जो लोग नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपियर होंगे, जो एनसीआईएसएम के नए एक्ट के थ्रू जो बीएमएस कर रहे हैं, अपने इंटर्नशिप के 270 दिन के बाद में नेक्स्ट उनके लिए होने वाला है। आप आज जो एआईपीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी से पहले आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट क्वालिफाई नहीं है तो आप एआईपीजीटी में सेलेक्ट होकर भी बाहर हो जाओगे। पॉइंट समझना, क्रिटिकल पॉइंट है। अगर नेक्स्ट ओरिएंटेड होकर के आप नहीं पढ़ रहे हो कहीं से भी, XYZ कहीं से भी, वहां पे आपके लिए दो दो कोचिंग वहां पे अफोर्ड करना पड़ेगा उस मोमेंट पे, राइट। तो अगर ज्ञानों के एंगल से देखें तो कुछ ऐसा किया जाए जहां पे एक पंथ दो काज हो जाए, वहां पे दोनों चीजें एक जगह पे मुझे मिल जाए, तो नेक्स्ट के लिए ओरिएंटेड आप है। हाँ, मतलब अगर आपका एग्जाम में बैठना तय है कि आपको बैठना ही पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा नेक्स्ट का, और आप उसके लिए ओरिएंटेड है, तो आप अपने आप को 2 स्कोर देंगे, अदरवाइज आप
वहां पे 0 देंगे। और अभी आपने सोचा नहीं है तो अपने आप को 1 दे सकते हो। हालांकि एक नंबर जो यहाँ पे बार बार दे रहे हैं उसका सिग्निफिकेंस क्लियर नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी न किसी एक एंगल पे फिट हो रहे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट। कैसे टाइम मैनेजमेंट वहां पे आपके ऊपर आएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और एवरेज स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट कैसे डील करेंगे। भोलू और ज्ञानू आपके दिमाग में अब थोड़े थोड़े बसने लग गए होंगे कि 2 कैरेक्टर है। लिमिटेड टाइम स्टडी, या फिर बहुत सारे लोगों की एक शिकायत होती ना कि हमारे ड्यूटी आर सुबह 9 बजे से 4 बजे तक है, राइट। तो इसके बाद मेरे को पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, या फिर मेरे कॉलेज का टाइम सुबह 8 बजे से 4 बजे, हमारी बहुत हेक्टिक ड्यूटी लगती है, हमारी नाइट ड्यूटी लगती है। तो एक बात बता दो, ये प्रॉब्लम आपकी अकेले की नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। हो सकता है कोई रिपीटर ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहा हो, पर उसने ये प्रॉब्लम फेस करी तभी तो सेलेक्ट नहीं हुआ। मान लो उस प्रॉब्लम को आप अगर डे 1 से अगर एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ, टाइम मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलरेडी है कि ड्यूटी में इतना जाएगा, अगर हमारे क्लासेस में इतना जाएगा, और हमारे पास में सोने के लिए इतना टाइम है, तो मेरे पास पढ़ने के लिए हमारे पास में कितना होना चाहिए। तो फिर आप जो अननेसेसरी टाइम है उनको आप क्या करोगे, हटाओगे। तो यहाँ पे भोलू क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। आप में से जो लोग टाइम के लिए कंप्लेन करते हैं वो भोलू है, 0 स्कोर करेंगे अपने आप को। और अगर अपने लिए शेड्यूल बनाते हैं, और शेड्यूल भी रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक मतलब आपके पास में मान लो कि 9 से 4 की ड्यूटी आवर्स है, जिनको गिने तो 7 घंटे हैं। सोने के लिए मैं मानता हूँ 7 से 8 घंटे एवरेज सबको लेने चाहिए, और नहीं लोगे तो आप एआईपीजीटी से वैसे बाहर हो जाओगे अगर कम टाइम के लिए सोते हैं। और आपके पास में अपने पर्सनल के लिए 2-3 घंटे निकाल लिया अगर आपने, तो आपके पास पढ़ने के लिए ऑटोमेटिकली 7 से 8 घंटे बच जाते हैं। आप सोचो 7 से 8 घंटे बच जाता है, 6 से 7 सौ मिनिमम बच जाते हैं। सिंपली एक दिन का ऑफ रखो इनिशियल डेज में, वीकली ऑफ रखो, और आप 6 से 7 घंटे डेली पढ़ पाओगे, राइट। तो अपने रियलिस्टिक शेड्यूल को बना, ऐसा नहीं कर सकते कि वहां पे आप दिन के 10 घंटे पढ़ेंगे, फिर वहां पे आप क्या करोगे, आप 10 घंटे पूरे कर नहीं पाओगे। रियलिस्टिक शेड्यूल नहीं होने की वजह से वो डीमोटिवेशन का कॉज बनेगा, और वहां पे आप ज्ञानू से भोलू की तरफ चले जाओगे। शेड्यूल बनाना चाहिए बट रियलिस्टिक बनाना चाहिए। 2 स्कोर अगर रियलिस्टिक शेड्यूल है, अनरियलिस्टिक बनाया है तो वहां पे 1 दोगे, और बनाया ही नहीं है, कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप 0 स्कोर करोगे। लिमिटेड टाइम के ऊपर बातचीत करें। दूसरा, प्रोक्रास्टिनेशन। सबको पता है आजकल बहुत फैंसी टर्म है प्रोक्रास्टिनेशन। तो देखो, एग्जाम में बीएमएस में आप लोगों में से कौन लोग हैं जो कि लास्ट टाइम में पढ़ने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं ना 1 नाइट फाइटर। वहां पे डिलेज स्टडी, वहां पे लेट करेंगे। अभी एग्जाम में 10 दिन पढ़े, अरे यार 10 दिन पढ़े बहुत है, देख लेंगे। लास्ट टाइम में क्या बोलते हैं, अरे यार तुमने नोट्स बनाए, मुझे वो चाहिए ये चाहिए। अब लास्ट में माहौल में ऐसा माहौल बनाते हैं कि एग्जाम मान लो सुबह 9 बजे है, और ये 8 बज के 55 मिनट पे जेब से फर्रे निकाल करके पढ़ रहे होते हैं कि ये पढ़ लू वो पढ़ लू। आप प्रोकास्टिनेटेड है, आप अपने आप को 0 स्कोर करेंगे। अगर आपने प्रॉफ में भी किया है तो आप मान के चलो कि वहां पे आगे आप ऐसा कर सकते थे अगर आपको पता नहीं चले कि ये एक प्रॉब्लम है तो। और अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन स्ट्रेटेजीज बनाई है, ठीक है, रात को एक नींद लेनी है, भले एग्जाम टाइम है तो 6 घंटे सो लेंगे, 1-2 घंटे कम सो लेंगे। एग्जाम सेंटर पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट, दिमाग को कूल रखेंगे। अगर आप ऐसा माइंडसेट रखते हैं तो 2, इन बिटवीन कहीं पे फॉल कर रहे हैं तो 1 स्कोर कर सकते हो अपने आप को, राइट। ये लास्ट मोमेंट पे ऐसे करने वाले लोगों के लिए मैंने पॉइंट नोट किया है। लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, जो कि हमारे रियलिस्टिक शेड्यूल का पार्ट है, कि अगर आपने स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल नहीं बना कि हम कितना चरक पढ़े, कितना सुश्रुत पढ़े, कितना मॉडर्न पढ़े, कितना रस शास्त्र पढ़े, इन सब के लिए अगर वहां पे शेड्यूल नहीं है, कोई प्लान नहीं है, रेंडमली आज चरक पढ़ेंगे तो आज चरक पढ़ेंगे, आज सुश्रुत पढ़ेंगे, आज मॉडर्न का ये टॉपिक पढ़ेंगे, अगर बिना प्लान के, तो फिर कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। टॉपिक कंप्लीट नहीं तो डीमोटिवेशन का कॉज बनेगा। तो आप वहां पे अगर कोई प्लान नहीं क्रिएट करते हैं, रैंडमली पढ़ते हैं, 0, स्टेप बाय स्टेप स्टडी प्लान बनाते हैं तो 2, ये आपको टॉपर बनाता है। यही वो चीजें हैं जो कि आप अगर अप्रोच को अडॉप्ट कर लेते हैं, टॉपर लोग कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आते हैं कि वहां पे हम लोगों को एक्स्ट्रा दिमाग में चीजें बता दी गई, या रात में बैठ करके उनको पेपर बता दिया जाता है कि बेटा ये सब टिक लगा देना आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। वो ये सारी चीजों को फॉलो कर रहे होते थ्रू आउट द बीएमएस एंड द एआईपीजीटी, जो लास्ट ईयर जो इंटर्नशिप वाला ईयर है, या फिर वो रिपीट भी कर रहे हैं तब भी, तो ये सारी चीजें वो फॉलो करते हैं। तो राइट, आपका टूटा फूटा शेड्यूल है तो 1 दे देना अपने आप को स्कोर। पढ़ते समय जिसको लगता है कि मेरे को पढ़ने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बोलते हैं ना मेरी स्पीड बहुत स्लो है, स्लो रीडिंग स्पीड अगर आपकी है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। अगर आपको लगता है
स्लो है। रीड स्लोली विदाउट समराइजिंग, आप स्लोली स्लोली पढ़ रहे हो और समराइज भी नहीं कर रहे हो, आप भोलू है। आपने क्या किया, 2 घंटे का चैप्टर पढ़ा और आपने समराइज भी नहीं किया। आप महीने भर बाद पढ़ोगे, वापस से 2 घंटे लगाओगे, दो नहीं तो 1 घंटा 30 मिनट तो मिनिमम वहां पे खर्च करोगे। अदरवाइज अगर आपने समराइजेशन में अगर आपने 2 घंटे खर्च कर दिए, देन आप 1 महीने बाद पढ़ोगे तो वो हो सकता है कि 1 घंटा 45 मिनट्स में आपका आंसर कर पाता, वहां पे वो टॉपिक खत्म हो जाता। तो अगर समराइजेशन नहीं किया और टाइम भी ज्यादा दे रहे हैं तो आप भोलू हैं। और अगर आपने एक्टिव रीडिंग वहां पे की, एक्टिव रीडिंग का मतलब है कि पढ़ते समय टॉपिक को पढ़ना, फिर आंख बंद करके या मन के अंदर उसका मनन करना, चिंतन करना कि मैंने जो पढ़ा है उसको कैसे समझा है। इसको एक टेक्निक के नाम से बोल सकते हैं एक्टिव रिकॉल, अगर आप बोल बोल के पढ़ते हैं। और साथ में समराइजेशन भी किया है ताकि आप लास्ट टाइम जब रिवीजन का टाइम आएगा तब आप कर पा रहे हो। अगर आप समराइजेशन आपने बीएमएस में किया है तो आप अपने आप को 2 दे देना, अदरवाइज 1 स्कोर दे करके आगे बढ़ना। अगर आपकी स्पीड स्लो है और मेमोराइजेशन भी सॉरी समराइजेशन भी नहीं करते हो, स्लो होना कोई बुरी बात नहीं है। कफ, मैं बहुत स्लो पढ़ता हूँ, मेरी प्रकृति कफ और पित्त प्रधान रहती है, कफ डोमिनेटिंग रहता है पढ़ने के मामले में। ऐसी सिचुएशन में मेरे को बहुत देर से कोई चीज समझ में आती है लेकिन देर तक रिटेन भी रहती है, तो वहां पे मुझे टाइम तो लगेगा बट मैं साथ में समराइजेशन भी कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम का मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा। राइट, यही चीज मेरे को स्लो होने के बावजूद भी मेरे को एक एडवांटेज देती है भोलू के एंगल से। बैलेंस थ्योरी एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस, बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, एग्जाम के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते। बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ गोविंद पारिक सर की बुक या कोई एमसीक्यू बुक हायर कर लेते हैं या फिर बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे टेस्ट पेपर ज्वाइन कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन लगाते रहते हैं। अब आप सोचो कि आपने जिस क्वेश्चन की थ्योरी नहीं पढ़ी, उस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर भी लेंगे तो उसके आसपास के जो 50 पॉइंट हैं उनको कैसे आपने सॉल्व किया। तो डेफिनेटली एक किसी एंगल पे आप नहीं रह सकते, आपको वहां पे इक्विलिब्रियम बनाना पड़ेगा ए और बी के बीच में। राइट, पहले थ्योरी पढ़ोगे फिर एमसीक्यू लगाओगे, एमसीक्यू लगाते लगाते इतना पता लग जाएगा कि क्या आपका एरिया वीक है क्या स्ट्रांग है। जो वीक है उसकी थ्योरी पढ़ोगे, फिर वापस से क्वेश्चंस लगाओगे और वापस से अपना वीक एरिया आइडेंटिफाई करते रहोगे और सॉल्व करते रहोगे। प्रॉब्लम ढूंढो सॉल्व करो, प्रॉब्लम ढूंढो सॉल्व करो, यही एक तरीका है, रिपीट करते रहोगे। और अल्टीमेटली अगर कोई पूछे कि ज्यादा थ्योरी पढ़े या एमसीक्यू, इनिशियल टाइम में थ्योरी कम एमसीक्यू, लास्ट टाइम में थ्योरी रिवीजन के एंड पे पढ़ेंगे, कम टाइम के लिए पढ़ेंगे और एमसीक्यू ज्यादा लगेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी सब पढ़ लिया है। तो ये एक मैटर करता है स्ट्रेटेजी के पार्ट पे। राइट, तो यहाँ पे आपने स्कोर दे देना है अगर आप इस तरीके से करते हो भोलू की तरह कि बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ते हैं या एमसीक्यू ही लगाते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा दोनों कर रहे हैं तो वहां पे 1, और अगर आप स्ट्रेटेजी पूर्वक वहां पे काम करें तो 2 स्कोर कर सकते हैं अपने आप को। नेक्स्ट एंगल से देखें, साइकोलॉजिकल और इमोशनल चैलेंजेस। अब ये पढ़ाई से बाहर जा रही है धीरे धीरे बात, और ये वाली चीजें भी एआईपीजीटी के अंदर इंपैक्ट डालती है। सोचो कैसे डालती होगी। सबसे पहले मोटिवेशन, भोलू के एंगल से देखो, बहुत जल्दी अपना मोटिवेशन लूज कर देते हैं, कोई भी चीज इसका मोटिवेशन लूज करा देता है। बताओ, वहां पे अगर मान लो पापा ने डांट दिया, इनका मोटिवेशन लूज हो जाता है। और मान लो कि अगर वहां पे किसी के इंस्टाग्राम में सिर्फ और सिर्फ जो है क्या बोल दिया, यूट्यूब पे सिर्फ वो पॉजिटिव वीडियोस देखते रहते हैं, तो डेफिनेट पॉजिटिव वीडियोस देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ वही देख रहे हैं, उन्हीं से मोटिवेशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेसिकली एक रेड फ्लैग है आपके तैयारी के लिए। आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा, आपको अवेयरनेस वहां पे अडॉप्ट करनी पड़ेगी अगर आपको टॉपर के अप्रोच के अकॉर्डिंग सोचना है तो। अगर आप लोगों को ढूंढते हो कि आपको कोई मोटिवेट कर दे, कभी कभी ठीक है चलेगा, लेकिन आपको प्रतिदिन आपको चाहिए कि आपको कोई मोटिवेट करने वाला आदमी चाहिए, तो आप वास्तव में भोलू की तरह बिहेव कर रहे हो, 0 स्कोर पाएंगे इस पॉइंट पे। और आपको ज्ञानू अगर बनना है तो आप अपने आप को पूछो कि आपको क्या कोई इजीली डीमोटिवेट कर सकता है। आंसर है यस, तो आप भोलू है। आंसर है नो, कोई इजीली आपको डीमोटिवेट कर ही नहीं सकता, आप ज्ञानू है। हालांकि इस पॉइंट पे एक और ग्लिच है कि जो पढ़ता ही नहीं वो डीमोटिवेट होता ही नहीं, तो ऐसे में आप अपने आप को ज्ञानू नहीं कहेंगे, आप वहां पे भी भोलू है, परम भोलू है। राइट, यहाँ पे ध्यान रखना इस पॉइंट पे। डीमोटिवेशन आपको मतलब, अगर कोई टीचर डांट दे क्लास में और आप डीमोटिवेटेड हो गए, 4 दिन क्लास नहीं जा रहे, तो बताओ क्या हुआ वहां पे, भोलू हुआ या ज्ञानू। यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है फियर ऑफ फेलियर। मतलब टेस्ट देते हैं या कोई मतलब टॉपिक है, जैसे कि आवरणवाद वाला टॉपिक है, चरक चिकित्सा में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है चरक चिकित्सा 28th चैप्टर में, वात व्याधि में आवरणवाद का।
अब ये टॉपिक अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, प्रैक्टिस में भी इसको डायग्नोज करना अपने आप में डिफिकल्ट टास्क माना जाता है। अब ऐसे टॉपिक को पढ़ना है, हमारे दिमाग में पहले ही आ जाता है ये टॉपिक तो डिफिकल्ट है, इसको छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं मॉडर्न छोड़ दूंगा या मॉडर्न छोड़ दूंगी, मैं एग्जाम में जाऊंगा। तो डेफिनेटली अगर आप कोई पॉइंट छोड़ के जा रहे हो तो वहां पे रिस्क तो लेके जा रहे हो। वो टॉपिक अगर बहुत कम इंपॉर्टेंट वाला है तब तो ठीक है कि वहां पे रिस्क छोटी है, लेकिन कोई बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे लिए विमान स्थान बहुत हेडेक है, मैं विमान स्थान नहीं पढ़ सकता, तो ऐसे में वहां पे आप बड़ा मेजर लॉस करने वाले हो, राइट। फियर ऑफ फेलियर। या फिर टेस्ट के लिए भी कि सर टेस्ट देते समय मुझे डर लगता है, तो डर लगता है इसलिए टेस्ट ही नहीं देते हैं, तो वहां पे आप भोलू है, आप एग्जाम से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, आप वहां पे अपने लिए नुकसान क्रिएट कर रहे हैं डे वन से। तो टेस्ट को आपको क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। क्या होगा टेस्ट में, अपन फेल नहीं होंगे तो फेल कहाँ होंगे, एग्जाम में थोड़ी फेल होना है, तो यहाँ पे टेस्ट को देते रहना चाहिए, फियर ऑफ फेलियर को काउंटर करना चाहिए। अगर ज्ञानों के एंगल से देखो, अटेम्प्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स, जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स है जैसे कि आवरणवाद, उसको अटेम्प्ट करेगा, उसका टेस्ट देगा, होगा क्या, टफ है तो मार्क्स कम आएंगे, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा बुरा कितना हो सकता है, 0 नंबर से ज्यादा बुरा कौन ला सकता है, कोई नेगेटिव में लाएगा, यही ना आएगा, वहां पे टेस्ट में ही तो आएगा, एग्जाम में थोड़ी आएगा। और एग्जाम में सिर्फ इसी टॉपिक से सारे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, लेकिन अगर आपने इसको काउंटर कर लिया है तो आपके दिमाग में आपने एक डर से विजय प्राप्त कर लिया, एग्जाम में आप और भी बहुत सारे इसके जैसे दिखने वाले टॉपिक्स को आपने काउंटर पहले ही कर लिया है, राइट। अटेम्प्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स और टेस्ट फाइंड वे टू मेक देम इजियर एंड ग्रेजुअल गेट कॉन्फिडेंट। जाहिर सी बात है ऐसे टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ही आता है और धीरे धीरे ही आप कॉन्फिडेंस प्राप्त कर लेते हैं, तो आप ज्ञानू हैं। और नहीं कर पाते हैं, डरते हैं, तो वहां पे आप भोलू है, अगर आप टॉपिक छोड़ना और टेस्ट छोड़ना जानते हैं, राइट। कंपैरिजन, अपने आप को बार बार टॉपर्स के साथ में कंपेयर करना, और लीड वहां पे होता है स्ट्रेस। आप कंपेयर करते हो, आपके स्कोर टेस्ट में आए 480 का टेस्ट होता है, इवन मेरे यहाँ पे तो ऐसा होता है 480 का टेस्ट है, आपका मान लो 300 स्कोर है, जो कि एग्जाम के एंगल से ठीक है, सीट मिल जाएगी, पर टेस्ट के हिसाब से क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है वहां पे आपको, और कोई टॉपर है जिसने 450 स्कोर कर दिया, एग्जाम में 450 भी नहीं आता है, ध्यान रखना, रियलिटी वहां पे अलग है। पॉइंट क्या है, आप अपने आप को देखोगे अरे यार उसने तो इतने ज्यादा स्कोर कर दिए, मेरे तो इतने कम आए, वहां पे आपने टॉपर से कंपेयर किया और क्या डेवलप हुआ, स्ट्रेस। अगर आप ऐसा करते हैं 0 स्कोर करोगे, आप भोलू है। क्यों, क्यों भोलू है, आप ये यहाँ पे समझिए कि आपने कंपैरिजन किससे किया है, रिजल्ट से। आपने ये नहीं देखा कि क्यों वहां पे 450 लाने वाला कैंडिडेट 450 ला पाया। वहां पे चरक एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, हेता ईर्ष्यु फले निर्ष्यु। अगर ईर्ष्या करनी है तो हेतु से करो, वो दिन में 8 घंटे पढ़ता है, मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, वो इन टेक्निक से पढ़ता है, मैं इससे ज्यादा अच्छे से पढ़ूंगा, वो इन चीजों को ऐसे हैंडल करता है, मैं भी ऐसे उससे ज्यादा अच्छे से हैंडल करूंगा। हेतु को करेक्ट करिए, रिजल्ट अपने आप करेक्ट होगा, वहां पे फल से ईर्ष्या करने से क्या फायदा होगा, राइट। तो वहां पे चरक ने भी इस पॉइंट का क्लियर आंसर किया है कि आपको हेतु से, अगर टॉपर से कंपैरिजन करना है तो उसके हेतु से, वो टॉपर क्यों है, पर्टिकुलर टेस्ट की बात करो, एग्जाम के अंदर करोगे तो फिर अगले साल बात होनी पड़ेगी। और जो ज्ञानू होगा वो क्या करेगा, कंपैरिजन विथ हिज पास्ट परफॉर्मेंस, हिज और हर भी हो सकता है, वो अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को देखेगा कि पिछले टेस्ट में मैंने ये गलतियां करी थी और इस टेस्ट में मेरे ये गलतियों से मैंने ठीक कर लिया, अपना पैरामीटर मेरा सही हो गया, सिली मिस्टेक्स मेरी कम हो गई है, इस तरीके के क्वेश्चन मैच द कॉलम मेरे ज्यादा सही होने लग गए हैं। तो वो टेस्ट बाय टेस्ट अगर इंप्रूव कर रहा है तो वहां पे उसका कंपैरिजन जो है लास्ट परफॉर्मेंस से खुद से किया है और वो इंप्रूव कर रहा है। टॉपर से करता तो शायद ये भी एक बार तो क्या हो सकता था, डीमोटिवेट हो सकता था, और इसी वजह से शायद ये टॉपर भी बन पा रहा है, क्योंकि एट द सेम टाइम है तो वो टॉपर अप्रोच। तो ध्यान रखना, टॉपर लोग कंपैरिजन नहीं करते, कंपैरिजन वही लोग करते हैं जो एवरेज वाले होते। तो अब आप देखो, अपने आप को स्कोर करो, 0 1 2 में आप कहाँ स्टैंड करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर थिंकिंग सेल्फ डाउट, कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, पता नहीं यार, इतना मेरे से इतना पढ़ा जाएगा, मुझे तो नहीं लगता है मैं इतना पढ़ पाऊंगी या पढ़ पाऊंगा। तो ये सेल्फ डाउट अगर पहले से है तो मैं बताऊं, तैयारी से पहले ही आप गिव अप कर दो। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ पढ़ सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है, बस कुछ खराब आदतें हैं कि मैं रील्स का एडिक्टेड हूँ, रील्स को धीरे धीरे कम करना होगा, मेरे फैमिली प्रॉब्लम है उनको इग्नोर करना पड़ेगा, मेरे हेल्थ इश्यूज है उनको दवा लेकर के ठीक करना पड़ेगा, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ डाउट वाले हैं, तब क्या करोगे,
चेंजेस स्टडी स्ट्रेटेजीज फ्रीक्वेंटली, बार बार पढ़ने के तरीके चेंज करोगे। पहले दिन में पढ़ते थे, अब रात में 4 बजे तक पढ़ रहे हैं। पहले लाइब्रेरी में पढ़ते थे, अब बुआ के घर जाके पढ़ रहे हैं। पहले अकेले पढ़ते थे, अब 4 लोगों के साथ ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। फिर वापस ग्रुप स्टडी में मजा नहीं आया, फिर वापस से कुछ और नया ट्राई किया। बार बार चेंज करना, फ्रिक्वेंटली चेंज करना, ये आपका डीमोटिवेशन का कॉज हो सकता है। ध्यान रखना, आप भोलू है वहां पे। जबकि ज्ञानू क्या करेगा, अपना एक तरीका चुन लिया उसने, उसके लिए जो यूजफुल तरीका है वो अपने यूजफुल तरीके को फॉलो करेगा। और डेफिनेटली अगर चेंजेस करने हैं, माइन्यूट चेंजेस करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर अप्रैल महीने में जो पढ़ने का तरीका अपनाया है 2025 के महीने में, आप अगले साल अप्रैल अप्रैल के महीने में मान लो एग्जाम है, तो वहां पे आपका तरीका सेम ही रखोगे, ऐसा नहीं है। आप मॉडिफाई करते रहोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो आपका प्लान स्टडी प्रूवन होना चाहिए, आपके लिए एटलीस्ट प्रूवन होना चाहिए। रैंडमली आप फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते। अगर आप सेल्फ डाउट में है तभी आप ऐसा करोगे, तो वहां पे आप 2 स्कोर करना। और आपको पता नहीं है कि कैसे आपको प्लान चेंज करना है, ओवर थिंकिंग करते हैं कि नहीं करते, कंफ्यूजन है कि मेरे को क्लियर आंसर नहीं है, तो वहां पे आप अपने आप को 1 स्कोर कर सकते हो। लास्ट है मेंटल फटीग एंड बर्नआउट। ये तब होता है जब बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, ये दोनों के साथ हो सकता है। अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं और कुछ नहीं करते तो सिलेक्शन होने की संभावना भी है, ऐसा नहीं कि आप आउट हो गए, लेकिन वहां पे एक सीट मिलना और एक रैंक लाने में डिफरेंस क्रिएट होता है। कि अगर आप लंबे समय तक पढ़ते हो और वहां पे ब्रेक नहीं लेते, तो आप एग्जॉशन के तरफ चले जाते हो। और एग्जॉशन होने की वजह से क्या होगा, आप दोबारा जब पढ़ने बैठोगे तो वहां पे शायद ग्रेस्पिंग उतनी फास्ट नहीं होगी, स्लो डाउन हो जाएगी ग्रेस्पिंग, या मेधा शक्ति हमारी कम हो जाएगी। जबकि आप क्या कर सकते हो, एक्टिव ब्रेक्स वहां पे ले सकते हो। इसमें एक टेक्निक आती है, द प्रोमोडोरो टेक्निक। प्रोमोडोरो टेक्निक वो क्या करता है, किस्तों में पढ़ने को अलाउ करता है। कि आप आधे घंटे पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक ले, फिर आधे घंटे पढ़े, फिर 5 मिनट का, फिर आधे, 3 बार किया, फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, लंबा ब्रेक लिया, खाया पिया, फिर वापस 1.5 घंटे के लिए ऐसे बैठ गए। ये शॉर्ट ब्रेक्स, एक्टिव ब्रेक्स लिया। और ब्रेक का मतलब, अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि बीच में रील चलाने लग जाओ। वहां पे स्क्रीन से रिलैक्स करना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि आपको ब्रेक में मैंने व्हाट्सअप के रिप्लाईज करने हैं, ब्रेक में मेरे को मामा जी से बात करनी है कि मामा जी कैसे हो आप, ये सब नहीं करना। बाबू सोना बिल्कुल नहीं करना ब्रेक्स के अंदर। जो आधे घंटे का ब्रेक है उसमें आप अपना पर्सनल लाइफ को वहां पे टच कर सकते हो। डेफिनेटली एक्टिव ब्रेक्स लेना है, और ब्रेक लेना बहुत ईजी है। कि सर 30 मिनट पढ़ना है फिर ब्रेक लेना, ये तो बहुत सरल है। ज्यादा टफ पता है क्या है, ब्रेक से वापस आना, रीस्टार्ट करना ज्यादा टफ है। रीस्टार्ट अगर कर लेते तो आप ज्ञानू कैटेगरी में आ गए। ये दोनों पॉइंट वहां पे हो गए। और जब भी आप अपना टास्क पूरा करोगे, अपने आप को रिवॉर्ड दोगे। रिवॉर्ड का मतलब वहां पे अपने लाइफ के अंदर जो आपको करने में मजा आता है वो आप करो। मूवीज देखना है, फैमिली से मिलना है, खेलना है, कुछ भी करने का मन कर रहा है, वो आप अपने आप को रिवॉर्ड करो। इवन ये लास्ट तक करो, एग्जाम से 1 महीने पहले तक भी अपने आप को रिवॉर्ड देते रहो। तब आपको लगेगा कि पढ़ने से मजा भी आ रहा है। सिर्फ पढ़ोगे, 4 महीने पढ़ लोगे, फिर एग्जॉस्शन होकर के बाहर हो जाओगे। बहुत लोग होते हैं ना, इनिशियल बहुत जोश में होते हैं, बाद में क्यों ऐसा हो जाता है कि उनका पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि उन्होंने ब्रेक्स नहीं लिए, एंटरटेनमेंट डोजेज नहीं लिए टाइम टू टाइम। मैंने मेरे लाइफ में थिएटर में जाके मूवीज इंटर्नशिप में देखी, उसके बाद नहीं देख पाया, उससे पहले पैसे नहीं थे। उससे पहले हम देख नहीं पाते थे अलग कारणों से, बाद में अलग कारणों से नहीं देख पाए। इंटर्नशिप के अंदर पैसा भी था और देखने के लिए वहां पे मेरे पास रीजन भी था, तो मैंने इसको बहुत यूज किया है। राइट। आफ्टर प्रोडक्टिव सेशन स्टे प्रोडक्टिव। अगर आप रिवॉर्ड देते हो तो वहां पे प्रोडक्टिव रहोगे, अगले वापस से जो सेशन लोगे तो वहां पे देखो आप अपने आप को कहाँ देखते हो, स्कोर उसके अकॉर्डिंग अपने आप को देते रहो। राइट। नेक्स्ट टारगेट है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। आप ब्रह्मा नहीं है, आप क्या बोलेंगे, अमर बिल्कुल नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या आपको लगता है 1 साल की तैयारी में जब मुझे डेली पढ़ना है तो क्या हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। भोलू को भी आएंगे, ज्ञानों को भी आएंगे, लेकिन वो दोनों अप्रोच कैसे करता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। स्लीप पैटर्न सबसे बड़ा कॉज है वहां पे, देखना, समझने की कोशिश करना। सबसे बड़ा पॉइंट है लेट नाइट स्टडीज, स्पेशली इन द हॉस्टल्स। वहां पे लेट नाइट में क्या होगा, फोकस कंपैरेटिवली कम। लेट नाइट मतलब तम का काल है, रात्रि तम के लिए बनी है, वहां पे तम का काल होगा, फोकस कैसा होगा, जाहिर सी बात है कम होगा। आप पढ़ लोगे, सिलेबस स्लोली स्लोली ग्रो करेगा। मतलब आप 2 घंटे में जो टॉपिक पढ़ोगे, हो सकता है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के आप उसी टॉपिक को 1.5 घंटे में या 1 घंटे में कर सकते थे। रात में भी होता है, ऐसा नहीं कि याद नहीं होगा। अपनी हैबिट अगर आपने बना ली है तो रात में भी याद होगा। लेकिन मैं श्योर कह सकता हूं, मैं खुद इससे ग्रसित रहा हूं, कि आप रात में अगर पढ़ते हैं, टॉपिक में जितना टाइम देते हो उससे कम टाइम में आप मॉर्निंग आवर में कर सकते हो, ज्यादा इफेक्टिवली कर सकते हो। अब लेट नाइट पढ़ा है तो फिर होगा क्या,
या तो फिर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि ड्यूटी जाना है, या फिर कुछ और, नींद पूरी नहीं होगी, फोकस फिर से डैमेज हो जाएगा, दीवा स्वप्न करोगे और हेल्थ इश्यूज। और अगर आप लेट उठोगे, डे स्लीप करोगे तो हेल्थ इश्यूज वैसे भी। तो आपने अपनी तैयारी के नाम पे अपने आप को क्या किया है, बीमार किया है। बहुत लोगों ने प्रॉफ में भी अपने आप को बीमार कर लिया होता है, स्पेशली जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं वो एआईपीजीटी के दौरान। वेट गेन वाली एक मेजर समस्या है, जो मतलब पतले डंठल जैसे लोग होते हैं, एआईबीजीटी की प्रिपरेशन में वो अपना 10-10 15-15 किलो वेट गेन कर लेते हैं। कहाँ से करते हैं? यही खराब पैटर्न जो होता है सोने उठने का, इन सब से। वेट गेन करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से मेटाबॉलिज्म अगर सही है तब रंगन चिकित्सा काम करती है। मेटाबॉलिज्म पुअर होना और वहां पे वेट गेन करना वो आम की स्थिति है, वहां पे आप अपने आप को ज्यादा फिट नहीं कंसिडर कर सकते। ज्ञानू क्या करेगा? मेंटेन अ कांस्टेंट स्लीप शेड्यूल इन द नाइट। रात में सोना है, भगवान ने रात बनाई है सोने के लिए बनाई है, रात में हमको सोना चाहिए, दिन में हमारे बाकी सारे इफेक्टिव काम होना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग स्टडी, अगर ये 3 घंटे पढ़ करके अपने कॉलेज जाएगा, चाहे बीएमएस फाइनल प्रॉफ में है या सेकंड प्रॉफ में है या इंटर्नशिप की ड्यूटी कर रहा है, सोचो अपना दिन का कितना बड़ा हिस्सा पढ़ने का ऑलरेडी उसने खत्म कर दिया है। और ये भाई साहब मान लो इनको 9 बजे ड्यूटी पे जाना है, 8:45 पे उठेंगे और फिर विचार करेंगे कि चाय पिए, नहाए या फिर नाश्ता करे, क्या करे, और फिर वहां पे 9 बजे ड्यूटी पे पहुंचना है। ये आप लोगों में से जो जैसा बिहेव करता है अपना स्कोर करो, 0, 2 एंड 1। मुझे लगता है कि यहाँ पे 0 और 1 वाले कैटेगरी में लोग ज्यादा होंगे, स्पेशली 0 में 2 वाले काफी कम होंगे, काफी कम होंगे। हेल्थ रिलेटेड में दूसरा पॉइंट होता है लाइफस्टाइल। आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बैठे रहते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, अपने आप को 0 स्कोर दे दो। आप बहुत अच्छा पढ़ते हुए भी बाकी लोगों से पीछे हो, बाकी लोग मतलब एटलीस्ट टॉपर से पीछे। टॉपर क्या करेगा? चाहे लाइट एक्सरसाइज करेगा, 5 मिनट की ही करो, बैठे बैठे अपने हाथ को ही ऊपर नीचे कर देगा, 5 मिनट सूर्य नमस्कार के 6 सेशन ही कर लेगा, 6 राउंड ही सूर्य नमस्कार कर लेगा, या फिर कोई फिजिकल गेम्स खेल लेगा। गेम्स का मतलब ये क्या बोलते हैं, चेस वाला गेम या कैरम वाला गेम नहीं, फिजिकल मतलब आपने मान लो, क्रिकेट नहीं कहूंगा मैं, वहां पे वॉलीबॉल खेलिए शाम को आधा घंटा, या फिर 15 मिनट के लिए कोई फिजिकल गेम, टेबल टेनिस जैसे कोई भी गेम हो सकता है, कबड्डी। फिजिकल गेम का मतलब समझ चुके ना आप। वहां पे अगर आप इतना करते हो तो आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करते हो, आपके ब्रेन को सप्लाई ठीक होती है, आपके अंदर एक डोपामिन रिलीज होता है जब भी आप गेम खेलते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। इन सब का यूज करके आप अपनी पढ़ाई को बेटर कर सकते हो। सोचो, आप आधा घंटे उस समय ज्यादा पढ़ लेते तब भी आप पीछे हो जो आधा घंटा खेल के आया है। समझना, ये बहुत इफेक्टिव और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी आपने देखा होगा ना, कि बहुत सारे लोग सारी चीजों में एक्टिवेट रहते हैं फिर भी वो अच्छा मतलब स्कोर कर लेते हैं, जबकि बहुत लोग होते हैं, इवन मेरे क्लास में था कि एक मतलब लड़का था, वो कुछ नहीं करता था, वो खेलता नहीं था, ना वो डांस करता था, ना वो सीनियर्स के साथ घूमता था या जूनियर्स के साथ, ना उसने कभी अपने गर्लफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ही बनाएगा, बॉयफ्रेंड क्यों बनाएगा, डेफिनेटली। तो वहां पे ये सारी चीजें नहीं करने के बाद में भी वो एक एवरेज कैंडिडेट रह पाया, जबकि वो बहुत ज्यादा टाइम देता था अपने स्टडी को तब भी। तो ध्यान रखना, आपको हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट रहने से भी आपका ब्रेन डेवलप होता है। ये चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है, मैं मेरे क्या बोलेंगे पर्सनल एक्सपीरियंस की बातें नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सारी बातें साइंटिफिकली प्रूवन है, दैट्स व्हाई यहाँ पे बातचीत हो रही है। आई स्ट्रेन, अगर ऑनलाइन पढ़ते हो आप और उसके बाद में ब्रेक के समय सोशल मीडिया अगर यूज करते हो तो अपने आप को 0 दे देना। और अगर ऑनलाइन पढ़ने के बाद में आप फ्रेंड्स एंड फैमिली को टाइम देते हो तो आप ज्ञानू हो, वहां पे अपने आप को 2 स्कोर देना। और एक रूल फॉलो कर सकते हो, ये एक स्कोर करने वाला पॉइंट नहीं है, आपको एक जस्ट बताने वाला पॉइंट है। अगर आप अपने आप को 20-20-20 रूल ऑफ आई हेल्थ को फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ऑनलाइन स्टडी के लिए, कि आप 20 मिनट पढ़े, देन अगले 20 सेकंड का आपने ब्रेक लिया, जहां पे आपने 20 फीट की दूरी तक की चीजों को देखा, क्योंकि आप लगातार 20 मिनट तक क्या देख रहे हैं, आप अपने पास की चीजें देख रहे हैं। लगातार 20 मिनट तक आपकी आई के ऊपर स्ट्रेन है, आई की जो मसल्स है, वहां पे कोरोइड की मसल्स है, उसके ऊपर स्ट्रेन है कि वो अकोमोडेशन वहां पे क्रिएट करके रखे। 20 सेकंड तक अगर आप दूर की चीजों तक देखोगे तो आपकी मसल को थोड़ा रिलैक्स होने का मौका मिलेगा, आई स्ट्रेन या फिर जो अपने ग्लासेस के नंबर है ये सब नहीं बढ़ेंगे। बहुत बेसिक पॉइंट है ये। न्यूट्रिशन, अगर रात में देर तक जगेंगे तो वो देर तक कुछ ना कुछ खाएगा, और वो जो खाएगा वहां पे पैकेट जो खुलेगा वो घर का बना खाना नहीं होगा, वो बिस्किट हो सकते हैं, नमकीन हो सकते हैं, जंक फूड हो सकते हैं, वहां पे प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड, वो सारी चीज है। अगर आप ये सब खाते हैं, ग्रेजुअली आप अपने आप को बीमार कर रहे हैं, और आपकी बीमारी आपके सिलेक्शन पे नुकसान पहुंचाएगी, डेफिनेटली वहां पे गारंटीड है नुकसान पहुंचाएगी। तो वहां पे अगर डाइट स्किप करते हैं, मैं 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेता हूँ, 8 बजे मैथ चालू होता है, 10 बजे खत्म होता है, मैं 9:45 पे खाना लेने जाऊंगा,
तो अगर आपके एटीट्यूड ऐसा है तो पहली चीज तो खाना खत्म भी हो सकता है, वैसे में एक रिस्क भी होता है। और दूसरा पॉइंट ये भी रहता है ना कि वहां पे लास्ट मोमेंट पे आप जो है अपनी भूख को जो दबा के रख रहे हो, वहां पे ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि नरिशमेंट अपने ब्रेन को ग्लूकोज सही से नहीं मिलेगा, ग्लूकोज के साथ और भी बहुत सारे एलिमेंट्स चाहिए, वो नहीं मिलेंगे तो होगा क्या, अल्टीमेटली पढ़ाई खराब होगी। तो वो 1.5 घंटे आपने एक्स्ट्रा पढ़ के भी नुकसान किया होगा। खाना खा के आओ, छोटा सा ब्रेक लो और पढ़ने बैठ जाओ, सिंपल सी बात है। बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं, 0 1 2 स्कोर कर लीजिए न्यूट्रिशन के एंगल पे। नेक्स्ट पॉइंट है डिजीज अकरेंस। हाँ, ये वो पॉइंट है कि जो बीमारी है आएगी ही आएगी। आप कैसे डील करते हो, कोई बीमारी आते हैं, अगर आप उसको इग्नोर कर दो या फिर उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, अगर मान लो बैक में पेन हुआ, आपने पेन किलर ले ली, पैरासिटामोल या फिर एसिक्लोफिनेक ले लिया, 10 मूल क्वाथ ले लिया, आपने मतलब जो है लोकल अभ्यंग स्वेदन कर दिया, आपको क्या हुआ, वहां पे डिजीज के सिम्टम्स सबसाइड हो गए। लेकिन अगर आपने इसको क्योर नहीं किया, ग्रेजुअली वहां पे वो डिजीज जो है बढ़ती जाएगी। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अपने आप में एक नुकसानदायक डील होती है ड्यूरिंग द एआईबीजीटी प्रिपरेशन। प्रॉब्लम आई है, डायग्नोज करो और उसके बाद में उसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट लो, प्रिपरेशन को हैम्पर मत होने दो या मिनिमम हैम्पर के साथ में आगे बढ़ो, ताकि लास्ट टाइम में आपके साथ में डिफिकल्टी डेवलप ना होने पाए। तो डेफिनेटली ज्ञानों का अप्रोच क्लियर है, डायग्नोज करो और ट्रीट करो। और ये क्या करेंगे, आज का काम ठीक कर देते हैं, बाकी कल का कल देखेंगे। ऐसा होता है ना कि जो होगा देखा जाएगा, फिर जो जो होता है वो देखा नहीं जाता है, ध्यान रखना, फिर आप वो सारी चीजों के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे आप अपने स्कोर को 0 1 2 कर सकते हो। टेस्ट स्पेसिफिक चैलेंजेस, जब आप टेस्ट देते हो तब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, एक टॉपर स्टूडेंट कैसे डील करता है टेस्ट को और एक एवरेज स्टूडेंट। पहला पॉइंट है टाइम प्रेशर इन द टेस्ट। आपको टेस्ट के अगर टाइम मैनेजमेंट का नहीं आइडिया है तो आप पैनिक करेंगे, टफ क्वेश्चन आएगा पैनिक करेंगे, और वहां पे उसके चक्कर में इजी वाले भी कुछ गलत करके आ जाओगे। बहुत सारे एग्जाम के बाहर आकर के बोलते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो फिर वहां पे 1 साल तक आप कर क्या रहे थे, तैयारी किस बात की कर रहे थे? अगर आपका टाइम मैनेज ही नहीं हो पाया एग्जाम में तो तैयारी आपने खराब करी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर 3 वहां पे कंपोनेंट है जिसकी बात हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी करी हुई है। ज्ञानू क्लियर रखेगा अपना फुल प्रूफ, जहां पे अटेम्प्टिंग टेक्निक्स को डेवलप करके जाएगा एग्जाम में ये, और इवन टेस्ट में भी ये चीजों को फॉलो करेगा, तो अपना स्कोर देख लो 0 1 2 में। नेगेटिव मार्किंग फियर, ऐसी चक्कर में नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए इस चक्कर में बहुत सारे लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते। वहां पे क्या करते हैं, या तो रैंडमली गैस करते हैं या फिर गैस करना ही वहां पे मिनिमम अटेम्प्ट करते हैं। 120 में से मान लो उसने 70 अटेम्प्ट किए, अब आप सोचो किसी ने 70 अटेम्प्ट किए, उसके सारे सही भी हो जाएंगे तब भी 280 स्कोर आएंगे, और आपकी कट ऑफ अगर 285 चलेगी तब आपने एक्यूरेसी मेंटेन कर ली लेकिन आपका स्कोर नीचे रह गया, तो वहां पे नुकसान हो सकता है ना। तो ध्यान रखना वहां पे नहीं आने वाले क्वेश्चंस को भी कैसे डील करना, मैं लास्ट में कुछ एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उनके ऊपर कैसे अपना दिमाग का इस्तेमाल करके वहां पे कुछ निकाल ले। कभी कभी गलत होंगे लेकिन मेजोरिटी में सही होंगे। ज्ञानू को पता है कि वो कैसे सही होंगे। अगर आपको गैस वर्क करना आता है तो वहां पे 2, अगर गैस वर्क करना नहीं आता है 0। वहां पे अगर आप बीच में कहीं फॉल करते हैं तो 1 स्कोर करोगे। टेस्ट एनालिसिस, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट में बात करने जा रहा हूं। टेस्ट देना आधा पार्ट हुआ, टेस्ट पेपर खत्म होने के बाद उसका एनालिसिस करना दूसरा आधा पार्ट है। तो आपने अगर अटेम्प्ट किया, स्कोर कितना आया आपने कंपेयर किया और आप आगे बढ़ गए, तो आप भोलू है 0 स्कोर करोगे टेस्ट में, भले ही आपने स्कोर अच्छा किया हो एवरेज से। लेकिन अगर आपने क्या किया है, टेस्ट अटेम्प्ट किया है, स्कोर मिला है, टेस्ट पेपर को एनालाइज किया है कि कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, क्या गलत हुआ, क्या मुझे ठीक करना है, अपने वीक एरिया को आपने आइडेंटिफाई किया, उसको ठीक किया, सॉल्यूशन प्लान बनाया और अगले टेस्ट के अंदर अवेयरनेस डेवलप करी। ये कितना लंबा प्रोसेस लग रहा है, एक्चुअली लंबा नहीं है। टेस्ट पेपर अगर एनालिसिस आपने कर लिया है, इसका मतलब क्या है, वो नेक्स्ट टेस्ट के पेपर के अंदर आपने वो गलती नहीं करोगे। तो अगर टेस्ट एनालिसिस नहीं करते तो आप गलतियां रिपीट करते जाओगे, रिपीटेशन करोगे तो नुकसान होगा। अनएक्सपेक्टेड टेस्ट पैटर्न, एग्जाम में ऐसा होता है ना कि हम मान लो कि मेरे जो है एक्स टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन करी थी, एक्स क्लासेस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, वहां पे एमसीक्यू लिखा हुआ है 1 लाइन में, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऐसे का एमसीक्यू लिखा हुआ 4 ऑप्शन लिखा हुआ, मैंने साल भर इसकी प्रैक्टिस करी और मैं इसमें प्रो हूं, मैं ऐसे क्वेश्चन ठीक कर सकता हूँ। लेकिन एग्जाम में देखे वहां पे तो असर्शन रीजन आ गया, स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स आ गए, मैच द कॉलम आ गए, लेंदी डिटेल्ड क्वेश्चंस आ गए, तो ऐसे में मैं एकदम घबरा जाऊंगा। अगर तैयारी करके नहीं गया हूं, घबरा रहा हूं, भोलू हूं, 0 नंबर दूंगा अपने आप को। जबकि अगर हमने प्रॉपर प्रैक्टिस करी है अलग अलग एंगल से, जो हमने पिछले सेशन में बात करी, बहुत सारे वैरायटीज के जो क्वेश्चंस को अगर वहां पे आपने प्रैक्टिस किया हुआ तो फिर आप अनएक्सपेक्टेड, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड कुछ है ही नहीं पेपर में, और नया क्या आएगा। आपने अगर पहले से सारी चीजों को नॉलेज बेसिस पे नहीं, पैटर्न बेसिस की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम पैटर्न की बात हो रही है। पैटर्न अगर आपने पहले से डिकोड कर लिया है तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है, राइट। लास्ट पॉइंट है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स की
छोटी सी डेफिनेशन है कि जो क्वेश्चन हमें नॉलेज वाइज आता है लेकिन हमने टेस्ट में उसका -1 प्राप्त किया है। तो अगर ऐसे सिली मिस्टेक्स मेरी बहुत ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि मेरी अटेम्प्टिंग में दिक्कत है। अटेम्प्टिंग में दिक्कत है इसका मतलब मैं या तो प्रश्न ठीक से नहीं पढ़ रहा हूँ, या ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़ रहा हूँ, या फिर ऐसे केयरलेस तरीके से मैं टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरी गलतियां हो रही है। अब आप सोचो कि आपने जो पढ़ा है वही गलत हो रहा है, तो जो नहीं आ रहे एग्जाम में उनको कैसे डील करोगे? राइट, वहां पे ज्ञानू कैसे करते हैं, सिली मिस्टेक को अवॉइड करते हैं कैसे? करेक्ट अटेम्प्टिंग मेथोडोलॉजी, पेपर अटेम्प्ट करने के रूल्स होते हैं, अटेम्प्टिंग मेथोडोलॉजी होती है। ये आप डे बाय डे टेस्ट सीरीज से अब वहां पे, ये कोचिंग सेंटर का काम है कि वो स्टूडेंट की पर्सनलाइज वे में क्या क्या उसकी प्रॉब्लम से वो डील करे, उसको बताए कि आपने इस टेस्ट में ये गलत किया है, आपको नेक्स्ट टाइम में इससे बचना है। वो डे बाय डे इंप्रूव करेगा, टेस्ट बाय टेस्ट इंप्रूव करेगा, तो जाहिर सी बात है वो ज्ञानों की कैटेगरी में आने लग जाएगा। तो अपने हर एक क्वेश्चन के लिए 0 1 2 अपने आप को स्कोर देते चलोगे। मेरे ख्याल से लास्ट पॉइंट है जहां पे हमें एवरेज वर्सेस टॉपर अप्रोच देखनी है, प्रैक्टिकल और एनवायरमेंटल इशू। कहाँ पढ़ाई करें, स्टडी एनवायरमेंट। अगर आपको पढ़ने के लिए कहीं पर भी बिठा दे, स्टार्ट स्टडी एनीवेयर इवन इन नॉइजी एंड डिस्ट्रैक्टिंग प्लेस। आप अपने घर में जहाँ पे मम्मी ताई फूफे फूफा फूफी सब लोग बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वहीं पे हम बुक लेके बैठे चरक संहिता का वहां पे ज्वर चिकित्सा अध्याय पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को 0 स्कोर दोगे। और आप अपने आप को 0 स्कोर हर साल दोगे अगर ऐसा कर रहे हो। जबकि अगर आपने अपना डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी प्लेस जो है ढूंढ लिया है, वहां पे पढ़ाई करते हो तो क्लियर है, कभी यहाँ कभी वहां तो 1 नंबर दे देना। स्टडी एनवायरमेंट, टॉपर स्टूडेंट अपना पहले से क्लियरली चूज करता है कि उसका कितना पीसफुल होना चाहिए, क्योंकि वहां पे कंसंट्रेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला होता है प्रिपरेशन के दौरान। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन वर्सेस एंटरटेनमेंट। आप सोशल मीडिया फैमिली फ्रेंड्स डेफिनेटली जीरो नहीं करना है, लेकिन आप उनके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम खर्च करते हैं, तब भी आप अपने आप को 0 दोगे। बहुत ज्यादा मतलब आज पढ़ नहीं पाया क्यों कि मैं, मेरे मामा का लड़का आया हुआ है उसके साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, 0 स्कोर दे दो अपने आप को। मामा का लड़का वहीं रहने वाला है, 1 साल के बाद में भी आप अपना, जब सिलेक्शन हो जाता आपका, मान लो सिलेक्शन, आप मान लो कि आप राजस्थान में रहते हो, आपका सिलेक्शन बीएचयू में हो गया, तब मामा का लड़का साथ लेके थोड़ी जाओगे बीएचयू, वहां पे भी तो डिटैचमेंट होगा ना। एट द सेम टाइम वहां पे प्रिपरेशन के दौरान भी सोच सकते हो इस एंगल से। जबकि ज्ञानू इसको क्या करेगा, एज ए रिवॉर्ड सिस्टम की तरह यूज करेगा कि ठीक है मैंने आज अपना टास्क पूरा कर लिया और जल्दी पूरा करूंगा ताकि मैं अपना टाइम फैमिली फ्रेंड्स के साथ या सोशल मीडिया के ऊपर मैं अपना बिता सकूं। वो अपने लिए टाइम अवेल करेगा, वहां पे उसके पास टाइम था नहीं, टाइम दोनों के पास इक्वल है, वो अपने टाइम को क्रिएट करेगा, राइट। तीसरा है फैमिली इवेंट्स। मेरे चाचा के लड़की की शादी है, क्या करूं? जितने भी सारे फैमिली इवेंट्स हैं सब में पार्टिसिपेट या तो करेगा या एक में भी नहीं करेगा। एक में भी नहीं करते हो, अब आप सोचो, आप बैठे हो मान लो कि दिल्ली में, और मान लो एमपी में आपके चाचा के लड़की की शादी है, और आपके स्टेटस में बार बार फोटो आ रहे हैं, बार बार आप देख रहे हो कि अब उसकी हल्दी हो रही है, अब उसके वहां पे डांस पार्टी चल रही है, ये सब चल रहा है, और आप फोटो देख, अब वहां पे आप पढ़ पा रहे हो? नहीं। अब वहां पे अगर आप सारी पार्टीज अटेंड कर रहे हो तब आपकी स्टडी का क्या हाल है? ऑल और नन थ्योरी वहां पे इस्तेमाल करोगे, आप सिलेक्शन होने में काफी पीछे रह सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई एक पॉइंट खराब होने पे आप अपने आप को सिलेक्शन से बाहर मानोगे, सीट मिल सकती है। ये सारे वो मतलब एरियाज है जहां पे एक गैप क्रिएट कर लेता है टॉपर स्टूडेंट की बात करें तो। हाइड्रेशन मेंटेन करते रहना चाहिए। तो अगर हमें नेसेसरी और एसेसरी के बारे में पता है तो हम वहां पे टॉपर के अप्रोच में है। अगर नेसेसरी मतलब बहुत ज्यादा जाना जरूरी है तब तो ठीक है, बहुत ज्यादा जाना जरूरी नहीं तो ठीक है, अवॉइड करते। शादी ना है, क्या होगा, खाना ही होगा, डांस ही होगा, इससे ज्यादा क्या होगा? हमारा जीवन का लक्ष्य, या फिर हम पैदा इसलिए थोड़ी हुए कि हमें सारी शादी अटेंड करनी, या फिर कोई दूसरा इवेंट भी हो सकता है, शादी एक एग्जाम्पल था, राइट। पर्सनल लाइफ इशू। अगर पर्सनल लाइफ में मान लीजिए कि किसी का ब्रेकअप हो जाता है, पर्सनल लाइफ में जाकर झांकना नहीं चाहिए। अगर ब्रेकअप हो गया और उसका इंपैक्ट अगर आपके करियर पे, आपकी स्टडी पे पड़ रहा है, आप अपने आप को तुरंत 0 नंबर दोगे कि मेरी, मतलब किसी को अगर आप ब्लेम करते हैं ना, तुम्हारी वजह से मेरी पढ़ाई खराब हुई है, इसका मतलब आप भोलू है, आप अपना टाइम और खराब, पहले पढ़ाई खराब, अभी बोलने में और टाइम खराब। अगर आप वहां पे अपने पर्सनल और एकेडमिक लाइफ को अलग रखते हो कि हाँ, पढ़ते समय सिर्फ पढ़ेंगे, कौन गर्लफ्रेंड कौन, पेरेंट्स कौन, चाचा कौन, ताऊ, ये सारी पर्सनल जो लाइफ है अगर वो डिटैच है, पढ़ते समय वही चरक वही सुश्रुत वगैरह है, और जैसे ही बुक बंद करोगे तो वापस अपने पर्सनल लाइफ में जाओ, तो वहां पे अगर उसमें गैप रख सकते हो तो आप अपने आप को ज्ञानू समझो। बीच बीच में कभी कभी हो सकता है आप वहां पे अपने आप को 1 स्कोर कर सकते हो, अगर पर्सनल लाइफ को आप अलाउ करते हो कि वहां पे आपकी अपनी स्टडी को इम्पैक्ट कर सको। ये सारे पैरामीटर आप रिलेट कर पा रहे हो कितना रियलिस्टिक है।
और आपको लगता है ना कि ये सारे के सारी चीजें एग्जाम में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लास्ट पॉइंट है मेरे ख्याल से ये वाला, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हर किसी व्यक्ति की, हर किसी स्टूडेंट की फाइनेंशियल बैकग्राउंड सेम नहीं होगा वहां पे। और फाइनेंशियल बैकग्राउंड सेम होने से भी ये नहीं डील होता है कि वहां पे वो पैसों के लिए मतलब बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं शो करेगा। तो वहां पे अगर कोई कंप्लेन करता है कि यहाँ पे ये बुक्स बहुत महंगी है, अरे यार ये महंगी नहीं, सस्ती वाली ले लेते हैं, या फिर ये वाली कोचिंग सस्ती है या महंगी है, आप कोचिंग को सस्ते महंगे पे दाम पे मत देखो। अगर आपको वहां पे दिखता है कि क्वालिटी है, और क्वालिटी में दो कोचिंग है, एक सस्ती है और एक महंगी है, तो फिर वहां पे क्वालिटी और सस्ती वाली को ढूंढो। अगर सस्ती है और क्वालिटी नहीं है, वहां पे जो पैरामीटर्स आपको चाहिए वो नहीं है, तो आपका जो वहां पे सस्ते में जा रहे हैं तो वो भी पूरा पैसा बर्बाद हो रहा है ना। तो वहां पे आपका फाइनेंशियल कंसर्न जो होगा वो इस एंगल पे होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा पर्टिकुलर कोचिंग में। फिर वहां पे आप सस्ता देखो, आप एफिशिएंट प्लस सस्ता, तब वहां पे आप सही ज्ञानों की तरह डील कर रहे हो। बाकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखना चाहिए, हमें बार्गेन करने के लिए इंडियंस को वर्ल्ड फेमस बोला गया है, तो वहां पे डेफिनेटली हमें करना ही चाहिए। सो इतने सारे एंगल से हमने बातचीत करी, टॉपर वर्सेस वहां पे एवरेज अप्रोच की। तो अगर आप यहाँ पे ये देखते हो कि 66 में से आपका स्कोर 50 प्लस है, आप अभी टॉपर के तरह बिहेव कर रहे हो। अगर आपका स्कोर 35 से 50 के बीच में है तो आप एक मॉडरेट स्टूडेंट में है, और अगर बिलो 35 है तो आप एक एवरेज स्टूडेंट है, जो कि पहले तो आप स्ट्रगल करेंगे अपने सिलेक्शन के लिए, और रैंक से अभी आपको काफी दूर यात्रा तय करनी है। तो आप क्या करोगे, अपने अप्रोचेस को धीरे धीरे करेक्ट करोगे, ज्ञानों की तरह बिहेव करोगे, एक ही साल के लिए करोगे, आप सीट ले लोगे, रैंक ले लोगे, ताकि आपको सेटिस्फैक्ट्री सीट और आपको अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट के लिए आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। राइट। कॉमन मिस्टेक्स की बात सारी हमने कर ली है, एक प्रॉपर स्लाइड में देखें। लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसी से हमको क्या मिलेगा, हाई यील्ड हमारे पास एरिया जो रहेंगे उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर केवल थ्योरी या केवल एमसीक्यू डील कर रहे हैं, ये कॉमन मिस्टेक है। प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, ये कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट फील वहां पे बिहेव करते हैं। रिविजिट नहीं करते हैं रेगुलरली। ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग नोट्स, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मेरी कोचिंग में से जो बताएंगे वहां पे मैं पढ़ूंगा नहीं। आप अपने ज्ञान के द्वार हमेशा खुले रखो, जहां से मिले, और री वेरीफाई करो प्रॉपर बुक से, टेक्स्ट से। लाइब्रेरी इतनी बड़ी बड़ी किसके लिए बनाई, आप अपने एक बार सोचना, आपके कॉलेज में या आपके इंस्टीट्यूट में जो लाइब्रेरी है इतनी लंबी चौड़ी, उसमें जो मोटी मोटी बुक्स रखी हुई किसके लिए रखी हुई है? क्या आपके प्रिंसिपल जाकर के वहां पे पढ़ेंगे? वो आप लोगों के लिए है। वहां पे जाकर के देखिए क्या लिखा है संहिताओं में, उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे। डेफिनेटली कोचिंग का पढ़ना जरूरी है, लेकिन आप अपने ज्ञान चक्षु भी खुले रखोगे तो ज्यादा ग्रेस्प कर पाओगे। टू मेनी स्टडी रिसोर्सेज, क्या मैं दो कोचिंग, क्या मैं दो टेस्ट सीरीज, क्या मैं मल्टीपल चीजें करूं कि नहीं करूं, ये उसका आंसर है। अगर आप एक कोचिंग जिसको आपने प्राइमरली चूज किया उसका सब कुछ किया, तो डेफिनेटली आप अपने आप को मूव करिए दूसरे। पहला ही नहीं हुआ है, दूसरा तो वैसे ही नहीं होने वाला है, तो फिर वहां पे आप क्या हो जाओगे, वहां पे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि किसको पूरा करें, पैसा अलग से जाएगा। नेग्लेक्टिंग वीक सब्जेक्ट, जो आपका वीक सब्जेक्ट है आप उसी को नेग्लेक्ट करो। जैसे कि अगर 2025 की बात करें, अभी एग्जाम का फॉर्म नहीं आया, और लेकिन अगर स्टूडेंट अभी भी मुझे अगर बोलेंगे सर मैं मॉडर्न को छोड़ देती हूँ, तो अगर मुझे वहां पे उसको सजेशन देना है तो मैं बोलूंगा अभी मत छोड़ो। अगर एग्जाम से एक महीने पहले पूछता कोई तो मैं बोल देता कि ठीक है रिस्क ले सकते हो इतना, बट वहां पे 3 महीने पड़े तो क्यों नहीं रिकवर कर सकते। आप अपना 15 दिन का टाइम यहाँ पे दीजिए और इसको चीजों को सॉल्व करिए, तो डेफिनेटली ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, नेग्लेक्ट करने वाला प्रॉब्लम नहीं है। स्किपिंग मॉक टेस्ट, मॉक नहीं देंगे, सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे, तो फिर एग्जाम में मॉक वाली गलतियां होंगी। नेगेटिव मार्किंग से डरेंगे, वहां पे आप रिस्क नहीं लेंगे एग्जाम में। हल्का रिस्क लेना चाहिए क्योंकि वहां पे 1/4 ही नेगेटिव है, वहां पे सिर्फ 25% मार्क्स करते हैं अगर एक गलत हो जाता है तो। हेल्थ और स्लीप को इग्नोर कर रहे हैं, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन को भर भर के वहां पे यूज कर रहे हैं, लास्ट मिनट के लिए तैयारी वहां पे कर रहे हैं कि मैं तो लास्ट में 1 महीने में पढ़ लूंगा। अंडरस्टैंड करने की बजाय आप रट रहे हैं। डिफिकल्ट सब्जेक्ट को वहां पे अवॉइड करो, ये पॉइंट ऑलरेडी हो चुका। ओवर कॉन्फिडेंस है इजी टॉपिक में, बहुत सारे लोग क्या करते हैं किसी एक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं और वहां पे आप अपने आप को 100/100 स्कोर करते हो। एग्जाम में वो टेस्ट आते ही नहीं है, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, एग्जाम में जाते हैं वहां 50 के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। तो ऐसे में आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो वहां पे नुकसान देने वाला होता है। क्लिनिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट करते हो तो फिर बाद में जब पीजी में आओगे ना, तब वहां पे आपको लगेगा कि अरे यार मैंने इस तरीके से शायद पढ़ा होता तो मेरे को आज बहुत सारा कुछ आ रहा होता। और आपको एक चीज बता दूं, आप सिर्फ अभी एआईपीजीटी के अंदर ही सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे, आप काय चिकित्सा ले लो, आप पीडिया क्यों पढ़ोगे, आप
शल्य क्यों पढ़ोगे? आपने मान लो स्वस्थ व्रत ले लिया तो आप वहां पे गायनी ऑप्स क्यों पढ़ोगे? सोचना दोबारा कभी वो चीज पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी। डाउट को डाउट ही रहने देते हो तो आपकी कॉमन मिस्टेक्स में आता है। फाइनल मंथ के अंदर पैनिक कर जाते हो, मेंटल हेल्थ नहीं हेल्दी रखते हो, तो वहां पे आप मिस्टेक के अंदर काउंट करोगे। और माइंडसेट एंड मोटिवेशन को अगर आप इग्नोर करते हो कि मेरा माइंडसेट कुछ भी हो, मैं मतलब देख लूंगा या फिर, तो वहां पे अगर आप स्ट्रांग माइंडसेट के तो तब तो आप ठीक है। अगर आपने माइंडसेट को नहीं रीड किया कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, इसको एक बार में सॉल्व करना चाहिए, तो वहां पे आप एक कॉमन मिस्टेक, इतनी सारी मिस्टेक्स हैं, ये कॉमन है, स्पेसिफिक की तो बात ही नहीं है इसके अंदर। सो अल्टीमेटली अगर हमें कोई पूछे कि हाउ टू गेट डीमोटिवेटेड ड्यूरिंग एआईबीजीडी प्रिपरेशन, भोलू के तरीकों को अपनाओ, आप ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट हो जाओगे, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप अपने आप को दूसरों से आगे रखना चाहते हो, आपको ज्ञानों का तरीका अपनाना चाहिए, उसको फ्रेंड बनाना चाहिए, गैदरिंग करनी चाहिए ऐसे लोगों की जहां पे पॉजिटिव एनवायरमेंट बनता है पढ़ने का। ऐसे ग्रुप सिलेक्शन में बहुत आगे होते हैं जो लोग टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स एटीट्यूड वाले होते हैं, वो लोग ग्रुप बनाते हैं और उनमें से लगभग चारों लोग या जितने लोग होते हैं वो सभी लोग क्या करते हैं, सीट को लेते हैं। और रैंक रैंक हो सकता है कि किसी की ऑल इंडिया 10 है, किसी की ऑल इंडिया 50 है, किसी की ऑल इंडिया 40 है, किसी की 60 है, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सभी के सभी सिलेक्शन की तरफ जरूर बढ़ते हैं। राइट। लास्ट और छोटा सा टॉपिक है 10 मिनट का। हालांकि ये जो स्ट्रेटेजी प्लान है वो थ्रू आउट द एआईपीजीटी में चेंज होती है। यहाँ पे हम इसको कैसे देखते हैं उसके अंदर जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास में स्टडी प्लान। तो अगर हमको हाई यील्ड टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो पिछले 2022 के एंगल से देखो, चरक संहिता में सबसे ज्यादा और सुश्रुत संहिता में सबसे ज्यादा वहां पे क्वेश्चंस आते हैं। वाग्भट मिला है तो मैं कह सकता हूं कि आपको लगभग 50% क्वेश्चन इन्हीं तीन जगहों से मिलेगा। मतलब आपके 120 क्वेश्चन के 60 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक्स में से मिल जाएंगे हर साल। अगर 23 में देखोगे तो यहाँ पे भी आप कैलकुलेट करो, लगभग आपको 50% प्लस माइनस 1 और 2% हो सकता है। और 2024 में तो एग्जैक्टली 60 क्वेश्चन ही मिले हैं पर्टिकुलर चरक सुश्रुत वाग्भट। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये जो बृहत रही है, वाग्भट में भी जो सूत्र स्थान है अष्टांग हृदय का, क्योंकि वो आपका सिलेबस का पार्ट होता है बीएमएस में, ये आपका हाई यील्ड एरिया है। अगर इसको छोड़ करके आप बाकी सारी चीजें पढ़ रहे हो तो सारी चीजें करेक्ट कर भी लोगे 100%, तब भी आप 50% स्कोर कर पाओगे, जिसमें आपको सीट नहीं मिलने वाली है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है और कोई बेनिफिट, रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो रिजर्वेशन के साथ में हो सकता है कि सीट मिले, बट कॉम्प्रोमाइज्ड सीट मिलेगी। कॉम्प्रोमाइज मतलब लास्ट में कोई छोड़ेगा तब हमें मिलेगा। देन इसके बाद में अगर हमको हाई यील्ड टॉपिक ढूंढने हैं चरक सुश्रुत वाग्भट के बाद में, मेरी नजर में काश्यप रस शास्त्र के साथ में वैशज कल्पना। वैशज कल्पना कुछ नहीं है, शारंगधर संहिता का पूर्व खंड और मध्यम खंड है। ये दोनों द्रव्य गुण, ये तीन टॉपिक को मैं मार्क करूंगा, काश्यप, रस शास्त्र एंड शारंगधर और द्रव्य गुण। इन तीनों को आप देखोगे, आप हर साल देखोगे, इन तीनों में से अगर मैं कैलकुलेट करूं, यहाँ पे मेरे पास में 21 क्वेश्चन है। राइट, यहाँ पे मेरे पास 21 है और यहाँ पे मेरे पास में लगभग देखा जाए 23। इन तीन टॉपिक्स में से वहां से 21 से लगा करके 23 लास्ट 3 सालों में आए। हो सकता है किसी एक साल में अप एंड डाउन हो जाए, बट स्टिल वहां पे रेशियो मैटर करेगा, वहां पे तीनों को मिला करके। देन हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आते हैं, आयुष अपडेट्स और रिसर्च एंड स्टेट। जो लोग बोलते हैं रिसर्च बहुत टफ है, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप देख लो 3 4 5 वहां पे क्वेश्चंस आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं ग्रेजुअली। 5 तो मिनिमम क्वेश्चंस मान के चलिए आएंगे आएंगे। और आयुष अपडेट 5 से कम तो आए ही नहीं है पिछले 4 5 सालों में। तो इंपॉर्टेंट एरियाज है इन दोनों से, लगभग मैं कह सकता हूं कि 10 एवरेज क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। मॉडर्न के सारे सब्जेक्ट्स मिला लें तब हमारे पास में लगभग क्वेश्चंस है 15 से 20 के रेंज में कह सकते हैं। तो हमारे पास मॉडर्न सब्जेक्ट्स इन सबको करने के बाद आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर मॉडर्न के तो 15 आते हैं, आयुष अपडेट और रिसर्च। आयुष अपडेट और रिसर्च आप अगर डेली का 2 घंटा भी पढ़ते हैं तब भी आप 14 घंटे में पूरा पढ़ लोगे, 14 से 15 घंटे। मॉडर्न सब्जेक्ट पूरा पढ़ने के लिए आपको लगभग 60 से 70 घंटे लगेंगे, वो भी अगर आप सेलेक्टिव जो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उस एंगल से देखोगे तो। पॉइंट क्या है, आप कितना रेशियो टाइम खर्च करोगे। तो पहले ये कर लोगे, इजीली करने लायक है। देन फिर मॉडर्न का मतलब वहां पे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, मॉडर्न मेडिसिन, सर्जरी, आई ईएनटी ऑफ्था, ये सब इसके अंदर, फार्माकोलॉजी, सारी चीजें मिला करके बोल रहा हूँ। एक एक दो दो क्वेश्चन सबके मैं मिला के बात कर रहा हूँ। तो उस एंगल से देखे तो ये सब्जेक्ट्स ज्यादा हाई यील्ड में काउंट होंगे। और लास्ट में संस्कृत हो गया या फिर कोई भेल हारित वाले जो शॉर्ट सब्जेक्ट है, वेरी शॉर्ट सब्जेक्ट्स,
पदार्थ विज्ञान या हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद वगैरह, आयुर्वेद के इतिहास वगैरह की जो बातें कर रहा हूं, ये सारी चीजें आपके लास्ट में आता है कि उनको आप, क्योंकि वहां से एक एक क्वेश्चन आएगा, तो आप मान के चलो सारे मॉडर्न के सब्जेक्ट एक एक क्वेश्चन देते होंगे और सारे आयुर्वेद के सब्जेक्ट भी एक एक क्वेश्चन, तो ये सबसे लोएस्ट आपके हाई यील्ड, सॉरी लोएस्ट यील्ड टॉपिक्स के अंदर कंसिडर करोगे। तो जो ये रेशियो लिखा हुआ है आपको, ऊपर के 3, फिर बीच के 3, नीचे के 2 और लास्ट के 2, इस कैटेगरी में आपको फॉल करना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको ये डेटा आपको वैल्यूएबल लगता है कि आपको कौन से ईयर में कितने एग्जाम में प्रश्न आए हैं, राइट। आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। दूसरा, जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे तो वहां पे आप, जब प्रैक्टिस करना तो सबसे पहले क्या करोगे, आप चैप्टर पढ़ोगे और या फिर किसी लाइव क्लास या रिकॉर्डेड क्लास या फिर ऑफलाइन क्लास से पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ोगे, तो आप इस तरीके से पढ़ने के बाद में आप मार्किंग एंड रिवीजन नेक्स्ट 24 आवर में कभी भी कर लोगे। मेरे ख्याल से 12 से 15 घंटे में कर लेना चाहिए, ताकि आपने क्या किया, क्लासरूम में पढ़ा और आपने अपने बुक में निशान मार्क कर लिए और आपने क्या किया, एक साथ में रिवीजन, क्विक रिवीजन, क्योंकि तुरंत पढ़ा हुआ है ना तो तुरंत याद भी रहेगा। अगले 24 घंटों में आप क्या करोगे, इजी लेवल के क्वेश्चंस करोगे। अगर आपको कहीं से चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलते हैं, इजी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करोगे, और उसमें से जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे वो वीक पार्ट है, उनको रिवाइज करोगे सेम डे। और अगले दिन फिर क्या करोगे, एडवांस लेवल क्वेश्चन, जहां पे एआर टाइप क्वेश्चंस, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट्स, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो आपने क्या किया, डे 1 पे चैप्टर पढ़ा, डे 2 पे इजी क्वेश्चन, डे 3 पे टफ क्वेश्चन, और हर बार आपने अपने वीक पार्ट को आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व किया। आपका वो चैप्टर सोचो कितना स्ट्रांग हो जाएगा। फिर दूसरे दिन जो चैप्टर पढ़ रहे होंगे उसके क्वेश्चन इजी वाले इस दिन और टफ वाले इस दिन, और ये आपकी परंपरा चलती रहेगी। तो ये जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस की स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे। सेम डे पढ़ा है टॉपिक, मान लो मैंने अभी टॉपिक खत्म किया है, तुरंत क्वेश्चन लगाना चालू करूंगा। मेरे 100 में से 100 बनेंगे। क्या करूं, इस 100 में से 100 का एग्जाम में तो मैं ऐसे जा नहीं पाऊंगा, तो अपने आप को थोड़ा सा भूलने का टाइम देना चाहिए। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे अगर आप टॉपिक पढ़ते ही क्वेश्चंस लगाते हैं तो। थोड़ा गैप दो, और ज्यादा भी गैप नहीं, आप एक दिन का गैप दो, दैट इज सफिशिएंट मेरे एंगल से। और ये प्रोसेस को रिपीट करना जब भी आप रिवीजन करने जाओगे तब। ये है क्वेश्चन प्रैक्टिस स्ट्रेटजी, जो कि आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं, ये टेस्ट सीरीज वाली बात नहीं है। टेस्ट सीरीज की बात करो तो वहां पे क्या होगा, सबसे पहले आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को कर लिया है, डेफिनेटली चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर लिए। अब हमारे पर्टिकुलर एक टेस्ट शेड्यूल में आपको एक टेस्ट देने को मिल जाएगा, तो वहां पे 3 राउंड में कोई भी टेस्ट देना चाहिए। ये मेरा कैलकुलेशन है और एक साइंटिफिक तरीका है, जहां पे आप किसी एक टेस्ट को आप मैक्सिमम उसमें से स्कोर निकाल सकते हो। आपका एक पहला राउंड होता है जहां पे इस राउंड का नाम होना चाहिए स्पीड एंड एक्यूरेसी। इस टेस्ट राउंड के अंदर आपको क्या करना है, सभी 1 से लगाकर 120 नंबर क्वेश्चन तक जाना है। हर क्वेश्चन पे रुकना और तुरंत पूछना है, क्या मुझे आता है, मुझे आता है या नहीं। अगर आंसर है आता है, तो तुरंत दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या तुरंत आता है, या थोड़ा सा उसमें कोड डिकोड करना पड़ेगा, या फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर तुरंत आता है या फिर टाइम लगेगा, तुरंत आता है तो आपका पहले राउंड का क्वेश्चन है, मतलब आपने प्रश्न पढ़ा, 15 सेकंड लगेंगे, उसमें से आपने तुरंत सोचना है, 5 सेकंड में आप इतना सोच लोगे कि आते हैं कि नहीं आते हैं, और तुरंत आता है कि नहीं आता है। अगर तुरंत आता है तो वहां पे एक्यूरेसी के साथ में इसको ठीक करोगे। ध्यान रखना, पहले राउंड का नाम है स्पीड, तुरंत बढ़ना है, 15 से 20 सेकंड मैं एवरेज मान के चलता हूं कि एवरेज इतना टाइम देना है। जो लेंदी क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड में होंगे भी नहीं तो आपको इस राउंड में करने भी नहीं है। जो कि मुझे आता है लेकिन टाइम लगेगा वाले क्वेश्चन होंगे, वो राउंड 2 में ऑटोमेटिकली जाएंगे। ये स्पीड और एक्यूरेसी वाले जो राउंड की बात कर रहा हूं, आपके 120 क्वेश्चन में से मैं मानता हूं कि लगभग आप सिर्फ 40 ही कर पाएंगे। आप 120 में से 30, 40, 50 ही कर पाओगे। बाकी के क्वेश्चंस आपको राउंड 2 में करना है, और राउंड 2 का नाम है लेंदी क्वेश्चंस, के लिए आपको टाइम खर्च करना। लेंदी मतलब अब यहाँ पे आप हर क्वेश्चन को, क्योंकि एक एक बार तो रीड कर चुके, अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एआर पे, एसोसिएशन रीजन पे सोच रहे हो, जो कि आपको आता है, और आपको क्या करना है, टाइम देना है। स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है, मैच दो कॉलम वाला आ गया, या सिंपल एमसीक्यू है जिसके लिए आपको, आपने निमोनिक बनाया है उसको आपको डिकोड करने के लिए टाइम चाहिए, पेपर वर्क करना है, तो ये आपका पेपर का मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। अब आप सोचो, ये सारी एक्टिविटीज करने से पहले हमने इजी क्वेश्चंस का मार्क्स पहले ही ले लिया है, जो कि 1 लाइनर क्वेश्चंस थे वो हमने पहले ही सॉल्व कर लिए हैं। ये स्पीड एंड एक्यूरेसी, इसका मतलब जो आते हैं और तुरंत होते हैं, स्पीड एक्यूरेसी में फर्स्ट राउंड में जो आते हैं लेकिन टाइम लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है राउंड 2 में होगा। और इन दोनों को मिलाए तो लगभग आपके टेस्ट का लगभग 80 to 90% टाइम खर्च हो जाता है। तो लास्ट तीसरा राउंड है तुक्के वाला राउंड, गैसवर्क राउंड। आप लास्ट के 10-15 मिनट जो परसेंट ऑफ टाइम बचता है टेस्ट का, वो यहाँ पे खर्च करोगे, क्योंकि इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे जो नहीं आते हैं।
और मैं तुक्के लगाने के एक प्रॉपर एक विधि फॉलो करने के लिए सजेशन देता हूं। तुक्के साइंटिफिकली लगते हैं, तुक्के हवाओं में नहीं लगते हैं। आप एक पेपर लेकर के टेस्ट पेपर को दोगे, वहां पे आप 3 कैटेगरी करोगे, G2, G3, G4। नाम बड़े सिंपल है, गैस वर्क इन 2 ऑप्शंस, गैस वर्क इन 3 ऑप्शंस, गैस वर्क इन 4 ऑप्शंस। अगर आपने 2 ऑप्शन जैसे 50-50 लाइफ लाइन लेते हैं तो क्या होता है, A B C D में से क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन कट जाएंगे, तो आपको ए और सी में से चुनना है। आप G2 में लिखोगे, तुक्का लगा रहे हो ना, क्योंकि आपको आंसर तो आता नहीं है, आता तो आप इन दोनों में कर लिए होते। आप तुक्का लगा रहे हो और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिंपल आप मतलब लिख दे रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 38 में मैंने वहां पे ए आंसर किया है, जो कि मेरे G2 कैटेगरी में फॉल होता है, ताकि जब आप एनालाइज करोगे आपको पता रहेगा कि यहाँ पे मेरे को इतना प्रॉब्लम हुआ है। राइट, जब आप G3 में जाओगे, ऐसे ही क्वेश्चन जो जो G3 में फॉल करेंगे, G4 में जो आपको एक भी ऑप्शन में हवा ही नहीं लग रही है, उन ऑप्शंस को वहां पे जाकर के आप डील करोगे कि वहां पे मेरे को क्यों नहीं आ रहा था। तो आपने सिर्फ टेस्ट देते दौरान ये एक्टिविटी अगर कर ली है, और अगर आपने टेस्ट का इतना पार्ट अटेम्प्ट कर लिया है, तो तुरंत आप टेस्ट एनालिसिस पे जाओगे। व्हाट इज टेस्ट एनालिसिस, ये बहुत लोग करते ही नहीं, बहुत क्लासेस में होता ही नहीं। क्या होता है, आपके टेस्ट पेपर के बाद में हर क्वेश्चन को 4 कैटेगरी में सोचना है कि आपने अपने नॉलेज से उसको ठीक कर लिया है, यस और नो। अगर नॉलेज से ठीक कर लिया है तो वो आपका पहला कैटेगरी है। आपने ठीक तो किया है लेकिन तुक्के से किया है, तो क्या ये आपके नॉलेज का पार्ट है, नो, क्योंकि ये तुक्के से ठीक हुआ है। चाहे वो G2 में है, G3 में है, G4 में है, इररेस्पेक्टिव ऑफ किसी भी कैटेगरी में, वो तुक्के से सही हुआ है, वो नॉलेज से सही नहीं हुआ है। केवल नॉलेज से सही होने वाले ही आपके नॉलेजेबल है, बाकी जो गलत हुए हैं वो तो डेफिनेटली आपके लिए वापस रिवीजन का पार्ट है, और जो आपने छोड़ दिए हैं वो भी आपके रिवीजन का पार्ट है। तो जो तुक्के से सही हुए, इनकरेक्ट हुए और अनअटेम्प्टेड है, उनको आपने फिल्टर करना पड़ेगा। तो ये आपने अगर एक्सरसाइज नहीं करी है, तो आप टेस्ट के बाद में गैस वर्क वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे। और बहुत लोगों का एक कॉमन स्टेटमेंट होता है कि सर मेरे तुक्के सही नहीं होते। क्यों, क्योंकि जो सही हो जाते हैं उसको वो तुक्का नहीं मानता कि ये तो मेरे नॉलेज से सही हुआ है, और जो गलत तुक्का हो जाता है तो फिर वो उसको सारे गलत ही दिख रहे हैं, क्योंकि सही वाला तो गिना नहीं है, वहां पे उसके लिए सारे तुक्के गलत है। तो ऐसे में जो लोग बोलते हैं मेरे तुक्के गलत हो जाते हैं, उनकी अटेम्प्टिंग पूरी गलत है, उनको अटेम्प्टिंग को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। और वहां पे जो ये पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 वाले हैं, उनको टेस्ट के बाद में आपको 2 एंगल से सोचना है कि आपकी इस पे थ्योरी वीक है या फिर अटेम्प्टिंग टेक्निक गलत है। गलत दो ही कारणों से होगा, आपको या तो आता नहीं था या फिर आपने सिली मिस्टेक करी है। अगर आता नहीं है तो वहां पे इन तीनों में जाएगा। और अगर आप श्योर थे, जैसे राउंड 1 में आप श्योर थे स्पीड एंड एक्यूरेसी में, कि मैं मतलब मैंने इतना श्योरली से आंसर किया कि जैसे कि आयुर्वेद दीपिका के टीकाकार कौन है, वहां पे आंसर आपको पता है आचार्य चक्रपाणी, लेकिन वहां पे मतलब नीचे चरक चतुरानंद और सुश्रुत सहस्रानंद बी और सी में थे, और आंसर डी था ऑल ऑफ दीज। हमने पढ़े ही नहीं B C and D, ए पे टिक मारा और आगे चले गए, क्या हो गया, -1 हो गया। फिर बाद में यहाँ पे आकर के आप देखोगे कि मेरे को ये क्वेश्चन आता था फिर भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, दैट इज सिली मिस्टेक। ये रॉ अटेम्प्टिंग टेक्निक्स है, इसको ठीक करने की आवश्यकता होती है। और अगर आपको नहीं आता है, इनकरेक्ट हुआ है, छोड़ दिया है, या तुक्के से सही हुआ, तो थ्योरी को जाकर के रिपेयर करो, सिंपल सा टेक्निक है। लेकिन आपको हर टेस्ट के बाद में ये एक्सरसाइज नहीं करी है, तो साल भर आप एक जैसी गलतियां कर रहे हो, एग्जाम में सिमिलर गलतियां रिपीट होंगी, वो ठीक नहीं हो पाएगी। रिवीजन प्लान कैसा होना चाहिए, ये वाला पॉइंट आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अर्ली 3 मंथ्स में आपको समराइजेशन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है। लास्ट के 3 महीनों में आपको इंटेंस रिवीजन प्लस MCQ फॉलो करना है। एक लास्ट का जो महीना होता है प्रिपरेशन का, जैसे कि पिछले साल 6 जुलाई को एग्जाम था, तो आप जून के महीने में क्या करोगे, क्विक रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, MCQ करोगे, बार बार करोगे, और मॉक टेस्ट वहां पे आप सॉल्व करोगे, ताकि आप वहां पे क्या कर पाओगे, अपने आप को ज्यादा सुपीरियर वे से डील कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, रिवाइज फर्स्ट डिफिकल्ट पार्ट्स, हमेशा रिवीजन डिफिकल्ट पार्ट का पहले होना चाहिए, देन आप बाद में इजी टॉपिक को डील करोगे। आइडेंटिफाइंग हाई यील्ड टॉपिक हमने पॉइंट ए में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, चरक सुश्रुत वाग्भट, ये हमने लाइन से बात कर ली है। स्मार्ट टेक्निक टू सॉल्व ट्रिकी क्वेश्चन, ये मेरा स्पेसिफिक पॉइंट है, मैं जिसको एग्जाम्पल से समझता हूँ। एक प्रश्न है सामने देखो, एक 45 वर्ष का रोगी है, वंक्षण बस्ती मेड्र में तीव्र पीड़ा, मुहुर्मुहु मूत्र प्रवृत्ति परंतु स्वल्प मूत्रता, बार बार प्रवृत्ति ज्यादा हो रही है लेकिन मूत्र कम आ रहा है, इन लक्षणों के साथ पीड़ित है। आचार्य चरक के अनुसार अग्रय संग्रह में कौन सी औषधि सर्वश्रेष्ठ एकल औषधि वहां पे उपयुक्त होगी। कुल मिलाकर के अग्रय पूछा है, जो कि स्वल्प मूत्रता में आंसर करना है। तो आपके पास में ऑप्शन है। अब मान लेते हैं आपको आंसर पता है, ठीक है, मान लो आपको आंसर पता है, और यहाँ पे हमारे पास में 3 ऑप्शन हमको पता है लेकिन आंसर नहीं, मुझे, मैं मेरी बात करूं, मान लो मुझे आंसर नहीं पता, तो मैं कैसे डील करूं, कि मुझे ये पता है अम्ल वेतस, अम्ल वेतस के लिए मुझे पता है कि ये भेदनीय है,
वात कफ नाशक और दीपनीय अनुलोमनीय, ये मुझे याद है। भेदनीय, हिंगु निर्यास क्या है? छेदनीय है और वात कफ नाशक दीपनीय अनुलोमक है। पुष्कर मूल क्या है? हिक्का श्वास काश और पार्श्वशूल हराणाम है। ये तीनों मुझे पता है, लेकिन मुझे गोक्षुर के बारे में नहीं पता। तो इस क्वेश्चन के एंगल पे मैंने क्या किया? एक्सक्लूड किया, एक एक ऑप्शन को एक्सक्लूड किया। ये आंसर मुझे नहीं पता होते हुए भी मैंने एक्सक्लूजन से अपना आंसर प्राप्त कर लिया। अगर आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है, एक्सक्लूजन से आप क्या कर सकते हो? आंसर कर सकते हो। इसका आंसर डेफिनेटली गोक्षुर है। एक और प्रश्न की टेक्निक बता दी, ये 2021 का पेपर का प्रश्न है। इवन ये वाला ऊपर वाला भी एग्जाम का ही पेपर का प्रश्न है, 2020 का या 21 का होना चाहिए। ये ऑप्शन को देखो, आचार्य चरक के अनुसार उद्मंथ को ग्रीष्म ऋतु में सेवन नहीं करना चाहिए, वर्षा ऋतु में सेवन नहीं करना चाहिए, वर्षा ऋतु में सेवन करना चाहिए, वसंत ऋतु में सेवन नहीं करना चाहिए। चार ऑप्शन पढ़ लिए, मान लो मुझे नहीं आता। अब आप सोचो, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन एक दूसरे के 100% कॉन्ट्रास्ट में है, अपोजिट है। तो वर्षा ऋतु में या तो सेवन करेंगे या सेवन नहीं करेंगे, तो कुल मिलाकर के इन दोनों में से हो सकता है कि एक पॉइंट वहां पे हमारा सही होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पे आंसर इन दोनों में ही बनेगा। ये दोनों ऑप्शन वहां पे ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गए हैं, भले आपको आते ही नहीं थे। आप समझिए, अगर पूरे कॉन्ट्रास्ट गुण हैं दो ऑप्शन में, तब भी आप वहां पे उन दोनों में ही आंसर खोजो, न कि आप बाकी के ऑप्शन जो कि वहां पे है। आंसर आपको क्लियर फिर तो डेफिनेटली इतना अगर आप आ चुके तो फिर बाद में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे कि वर्षा ऋतु में उद्मंत का सेवन नहीं होना चाहिए, ये क्लेद कारक हो सकता है। राइट, ये हमारा आंसर होगा। एक और प्रश्न है, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग, अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद के अंदर क्या होता है ना, 8 8 के पेयर्स होते हैं श्लोक के अंदर। ये 8 अक्षर, ये 8 अक्षर, ये 8 अक्षर और ये 8 अक्षर। सिंपल है, शोषण स अनुबंध वा तस्य डैश क्रिया रक्त पित्त के लिए सही विकल्प चुनना है। सीरा वेदन वमन शंशमन ब्रंगण। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है। देखो, अगर मेरे को ये आंसर नहीं आता है तो मेरे को अगर अनुष्टुप छंद पता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, वहां तक मैं ना एक टिक मार्क करूंगा और यहाँ पे 8 अक्षर मेरे पूरे होते हैं। वापस एक आधा वाला गिनना नहीं जाता है, दो बीच वाला खाली, 3 और 4, तो कुल मिलाकर के मेरे पास जो ब्लैंक स्पेस है वो 4 अक्षर का आंसर होना चाहिए। और इस ऑप्शन में मैं, अगर मेरे लिए अगर फेवरेबल ऑप्शन है वहां पे, तो 4 ऑप्शन वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है। मुझे नहीं आता हुआ भी आंसर यहाँ पे पता है। ये ट्रिकी क्वेश्चन करने का आपको आपको साम दाम दंड भेद आंसर सही करना है। कौन जानता है कि आपको आता है कि नहीं आता है? पॉइंट समझे, ये 5 अक्षर गलत, 3 और 3 वाले गलत। अगर यहाँ पे ऑप्शन में विरेचन होता तो आप संशमन और विरेचन पे विचार करते कि कौन सा मैं गैस वर्क करूं, एटलीस्ट वहां तक होते। हो सकता है कि कई बार ये काम ना करे, बट अगर ऐसा है तो आप इस टेक्निक का भी यूज कर सकते हो। ये स्मार्टेस्ट वे है जो कि आप अपने आपको बाकी लोगों से नॉलेज नहीं होते हुए भी आगे लेके जाने में आपको हेल्प करेगा। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी मेरे ख्याल से 2022 का प्रश्न होना चाहिए। बेसिकली ऊपर वाला क्या पूछा गया है हमें आता ही नहीं। मैं मान के चल रहा हूं मेरे को ये क्वेश्चन आता ही नहीं, मुझे सिर्फ इतना ऑप्शन देख के आंसर डिकोड करने की कोशिश करनी है। पहले ऑप्शन के लिए सेकंड, फोर, फोर, फर्स्ट, यहां पे मुझे ये पता चलता है कि फोर जो है 2 बार लिखा गया है, मतलब मेरा आंसर बी और सी की तरफ ज्यादा इशारा कर रहा है, कंफर्म बिल्कुल नहीं कर रहा है, इशारा कर रहा है। फिर दूसरे बी के लिए थर्ड फर्स्ट, थर्ड सेकंड, तो यहाँ पे 2 बार यहाँ पे थर्ड हुआ है, मतलब थर्ड 2 बार लिखा गया है। तो यहाँ पे मेरे पास ए एंड सी होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड। वहां पे 2 बार मेरे पास फर्स्ट है, वो भी ए और सी में। और फोर्थ में जाओगे तो फोर्थ थर्ड सेकंड फोर्थ, यहाँ पे मेरे पास ए और डी होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास जो आंसर आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको या तो ए आंसर में से जाएगा या फिर ये सी आंसर में से जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर मैं अगर आपको लेके चलूं क्लियरली, अगर आपने यहाँ पे एक भी फिर ऑप्शन क्रैक कर लिया तब तो आपका आंसर बन जाएगा। इसका आंसर है सी। पॉइंट क्या है, आप बिना प्रश्न को देखे भी वहां पे ऑप्शन तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा यूज हुई है। क्योंकि पेपर सेट करते समय अगर वो सावधान नहीं रहा, पेपर सेट करने वाला व्यक्ति, तो ये गलतियां करेगा और ये स्टूडेंट जहां पे आराम से डिकोड कर पाएगा। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन करने का स्मार्ट तरीका है। राइट, इसका आंसर सी रहेगा। तो ये स्मार्ट टेक्निक में एलिमिनेशन कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन को हटा सकते हो, अनुष्टुप छंद का यूज कर सकते हो। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता और वहां पे उपरोक्त सभी लिखा हुआ है और आपको तुक्का मारना ही है, तो उपरोक्त सभी वहां पे तुक्का मार लीजिए। और अगर कभी नन ऑफ दीज लिखा हुआ है तो इसको हटा दीजिए, बाकी 3 ऑप्शन में से कीजिए। नन ऑफ दीज आंसर बहुत कम होते हैं एग्जाम के अंदर, ऑल ऑफ दीज बहुत बार होते हैं। और कोई इसके अलावा टेक्निक्स है तो आप अपने एंगल से भी सोच सकते हो। सिली मिस्टेक्स करने के तरीके कौन से नहीं होने चाहिए, प्रश्न को 2 बार पढ़िए,
ऑप्शन को 2 बार पढ़िए। जो क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा नहीं है, एक्सेप्ट है, नॉट है, ये सब वर्ड को फोकस करिए। टाइम मैनेजमेंट, ताकि लास्ट में जल्दबाजी ना करनी पड़े। ओवर कॉन्फिडेंस, इजी क्वेश्चन को करके हवा में पेपर में ऐसा नहीं मेरे को तो ये सारे आ रहे हैं, तो ये गलती में आते ही आपका नुकसान होना चालू हो जाता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस से हमें बचना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, ये हर महीने चेंज होगा, दिस विल चेंज मंथ बाय मंथ। बहुत ज्यादा मैंने टाइम लिया है, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि जरूरी था, क्योंकि ये फाइनल सेशन था, दैट्स व्हाई मुझे कंप्लीट करना था। तो यहाँ पे मैं अपना सेशन कंप्लीट कर सकता हूँ। जो आपकी क्वेरीज है मैं डेफिनेटली यहाँ पे लेने वाला हूँ। Yes, sir. ओके। Thank you. Um, Thank you, Rahul sir, for sharing your expertise and insights with us today. We had received a lot of positive comments in the previous session itself regarding how perfectly sir breaks down complex concepts, making it simpler for understanding. And today also, we hope that all of you found this session equally helpful. Now let's move to the question and answer session. Participants can ask their questions in the chat box. So should we start with the हाँ, questions? श्योर श्योर श्योर। Okay. 1 month संहिता सब्सक्रिप्शन नहीं मिला सर अभी तक। ओके। हम्म, अगर 1 मंथ समिता का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, आपको मैं एक नंबर नोट कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, 8595776006। ये प्रत्यक्ष आयुर्वेद का ऑफिशियल नंबर है। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, 8595776006। ये वाले नंबर पे आप अपने मैसेज को ड्रॉप करिए, कॉल करने के बजाय मैसेज ड्रॉप करिए। आपको विद इन मतलब कोशिश तो आज की रहेगी, अगर आज का नहीं हुआ, संडे है दैट्स वाई, तो कल अर्ली मॉर्निंग तक आपको 1 मंथ सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जो जो डेफिनेटली ये वेबिनार के अंदर पार्टिसिपेट किए हैं। ओके सर। सर सर AIPGT का सिलेबस का PDF कहाँ से अवेलेबल होगा? सिलेबस का पीडीएफ देखिए, सिलेबस जब ब्रोशर आता है एग्जाम का, तभी वहां पे मेरे ख्याल से सिलेबस होता है, और मोस्ट प्रोबेबली बीएमएस का जो थ्रू आउट सिलेबस होता है वही होता है। एआईपीजीटी के लिए अलग से कोई सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट में बताता नहीं है। जैसे कि अगर आपको सिलेबस बाई चांस ये एनसीएसएम रिलीज भी करेगा, वो आपके प्रॉफ के ही सारे सिलेबस को मिला करके आपको देगा, तो वहां पे नया कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप अपने मान के चलिए कि जो आपने सब्जेक्ट्स फॉलो करे हैं फर्स्ट ईयर से लगा करके फोर्थ ईयर तक, वही आपको फॉलो करने हैं। बहुत बार ऐसा होगा सिलेबस के बाहर भी चीजें आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा कि सिलेबस के अंदर ही सारी चीजें रहने वाली हैं। सो डोंट रिलाई ऑन पर्टिकुलर सिलेबस। आप तो ये देखिए कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बने हैं, एटलीस्ट वही आपका सिलेबस कंसीडर होना चाहिए। Okay, sir. There's one more thing. Can we get sessions video on YouTube for future reference? जो आज हुआ है, Maybe they're asking for both of them, I guess. मतलब ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया उन्होंने। उन्होंने बोला कि सेशन का। कर सकते हैं, व्हाई नॉट, भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड हमने इसी पर्पज से किया है कि हम इनको रीयूज कर सकें, कर सकते हैं। ओके। और एक है, क्या ग्लोबल आयुर्वेद बुक ठीक है तैयारी करने के लिए? ओके मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं देखा है, ग्लोबल आयुर्वेद की बुक में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से लिखा हुआ है। अगर जो ग्लोबल आयुर्वेद की या फिर कोई XYZ जो बुक है, अगर वो टाइम टू टाइम अपने जो क्वेश्चंस है या फिर जो अपने जो कंटेंट है उसको अगर इम्प्रूव कर रहा है साल दर साल, जो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया उसके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अगर वो ऐड करते जा रहे हैं, इवन सभी बुक्स पे लागू होता है, तो वो डेफिनेटली ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। एग्जाम के पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो वो डेफिनेटली अच्छी है। अब ग्लोबल आयुर्वेद अगर मान लो कि 4 साल पहले 5 साल पहले या फिर मैंने जब अपने प्रिपरेशन के आसपास जब उसको पढ़ा होगा, तो उसके बाद में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, सो आई एम नॉट श्योर कि कितना वो कर रहे हैं। तो आप अपने एक्सरसाइज क्या करोगे, ग्लोबल आयुर्वेद की बुक लीजिए और वहां पे देखिए कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है वहां पे कंटेंट में अगर मॉडिफिकेशन हुआ है, डेफिनेटली सीख कर सकते हो। और अगर नहीं हुए हैं तो वहां पे आप कुछ और बुक को आप देख सकते हो, जहां पे क्वेश्चन आंसर जो लेटेस्ट पैटर्न के हैं वो वहां पे इन्वॉल्व किए गए हैं। राइट, हमारा एग्जाम का जो पैटर्न है वो लेटेस्ट क्वेश्चन बेस्ड होना चाहिए। ओके। यस सर।
एक ने लिखा है, सर आई एम स्टडिंग बीएमएस इन सेकंड ईयर, हाउ कैन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एआईपीजीटी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, इज इट द राइट टाइम टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? डेफिनेटली मुझे लगता है कि लास्ट सेशन इन्होंने लिया नहीं है, अदरवाइज हमने इस पे डिटेल में बात करी है। यस। आप हाँ। डेफिनेटली सेकंड सेकंड प्रॉफ में कर सकते हो। और उसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको सेकंड प्रॉफ के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रॉफ के अकॉर्डिंग जो लिखने के लिए पढ़ते हैं, पैरेलल आप उनके कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, उनके एमसीक्यू बिल्ड करिए। और जो लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं, जैसे 25 का होगा, 24 का हो चुका, और आगे क्योंकि आप जब तक अपियर होंगे लगभग 27-28 तक के एग्जाम हो चुके होंगे, सारे पेपर्स को आप पैरेलल अपने अपने सब्जेक्ट्स जो आपके सेकंड प्रॉफ के अभी हैं उनको आप सॉल्व करिए कि आप उसमें से कितना पढ़ रहे हो। तो आज जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो आप एआईपीजीटी के एंगल से अगर आप पढ़ ले रहे हो तो आप वहां पे एडवांटेज लोगे, आपको बिल्कुल करना चाहिए यहाँ पे। और अगर थर्ड ईयर में हो तो डेफिनेटली कर ही लेना चाहिए, वहां तो कोई डाउट ही नहीं है। Okay, sir. Also, participants, I request you to not spam the chat box, because one by one I'll take the questions. Just do not repeat your questions again and again. Next question is, can you please repeat the example of syndrome? I guess, sir, you're gonna put the YouTube, so they can go refer that session, part again. They've requested for repeat the example of syndrome, match the following example type of question solving. वेट, आई कैन रिपीट, चेक Okay. दिस। मैं आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कि ये मैं क्वेश्चन की तरफ जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर थ्योरी पढ़ना है, देन आपको क्वेश्चन उस एंगल से देखना है। मैं सिर्फ आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को मत देखो, ऑप्शन देखो। अगर ए ऑप्शन है और आप यहाँ पे रिपीट होता हुआ देख रहे हैं कि फोर्थ जो यहाँ पे पॉइंट है ए के लिए वो 2 बार रिपीट हुआ, इसकी मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में ज्यादा है। यहाँ पे बी ऑप्शन के लिए थर्ड पॉइंट जो है वो ज्यादा वहां पे मार्क मिलेगा। फर्स्ट यहाँ पे आपको ज्यादा मिल रहा है और यहाँ पे फोर्थ आपको पॉइंट ज्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फर्स्ट के अंदर 3 बार मिल रही है, तो वहां पे आप 3 लिखोगे। और सी ऑप्शन के लिए 3 बार मिल रही है, बी के लिए 1 है और डी के लिए 1 है, तो यहाँ पे ए और सी के आंसर होने की कंपैरेटिवली प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये एक पैटर्न बेस हम कैसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और ये उस केस की बात कर रहा हूं जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है तब तो आप करोगे ही, ऐसा नहीं कि आपको आ रहा है क्वेश्चन फिर भी आप ये टेक्निक, फिर तो आप भोलू है, फिर आप ज्ञानू नहीं है, राइट। Okay. सर मॉडर्न सब्जेक्ट्स के लिए किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? आप सब्जेक्ट वाइज अप्रोच करो, मॉडर्न अलग से नहीं होता। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन बनता है, आपको मान लीजिए कि कोई जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको अगर सब्जेक्ट ढूंढना है तो आपको ये सोचना होगा कि ये कौन बनाएगा। ये पीडियाट्रिक के जो फिजिशियंस होंगे या डॉक्टर्स होंगे वो लोग बनाएंगे जो कमार वृत्ति से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, सब्जेक्ट वाइज डिकोड करोगे कि मेडिसिन का कौन सा है, पैथो का कौन सा है, फिजियो का कौन सा है, रिसर्च का क्या है, और मतलब जितने भी सर्जरी या एनाटॉमी, बहुत सारे टॉपिक्स को आप क्या करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिकोड करोगे। और उन उन पार्ट्स को कितना ज्यादा हमें वेटेज देना है, वहां पे आप पिछले साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए उनके कंटेंट को ऑब्जर्व करोगे। तो सेलेक्टिवली करना ज्यादा सही है। जब हमने क्वेश्चंस को डिकोड किया है कि हर एक साल में कितना मॉडर्न आया है, वो हमने क्लस्टर में इसलिए लिखा है कि हर एक क्वेश्चन को लिखना, हर एक सब्जेक्ट को लिखना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए आप क्या करोगे, सिलेक्शन वहां पे जो टॉपिक है सब टॉपिक में डिवाइड करोगे, और हर टॉपिक के जो इंटरेस्टेड एरियाज है उनको प्रिपेयर करोगे। दैट इज द वे ऑफ मॉडर्न। क्योंकि हम मॉडर्न के डॉक्टर नहीं हैं, हम आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, हम प्रायोरिटी में मॉडर्न नहीं पढ़ सकते। भले ही हमें मॉडर्न पढ़ना अच्छा लगता है, पर एग्जाम में आप देख पा रहे होंगे लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन, अगर रिसर्च को मिलाओ तो 25 क्वेश्चन, बाकी के 95 क्वेश्चन आयुर्वेद से रिलेटेड है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। यस सर। नेक्स्ट इज सर, एआईपीजीटी के पहले हमें नेक्स्ट क्रैक करना होगा, अभी तैयारी नेक्स्ट की करनी है या एआईपीजीटी की? तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी किया है कि आपको ऐसा मतलब स्टडी प्लान बनाना चाहिए जो दोनों एंगल से यूजफुल होता हो। अगर आप, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन करने को मिला था, ये वाला क्वेश्चन, ये बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि नेक्स्ट का क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे क्लिनिकल बेस्ड, कि आपको एक पेशेंट देंगे जिसका एक केस देंगे और उसके अंदर आपको सिंगल ड्रग वहां पे थेरेपी देनी है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्चुअल चीजें पता है तब आप आंसर कर लोगे, क्योंकि आपको ये थ्योरी से आपको श्लोक को डिकोड करना आता है कि यहाँ पे आचार्य चरक को क्या कहना है, कैसे पेशेंट को डील करना है। और अगर आप एआईपीजीटी के एंगल से देखोगे कि हाँ, वहां से भी आपको सेम चीज, अग्रह तो आपको पढ़ना ही है, पर अग्रह के एक सिंपल क्वेश्चन
जो एआईपीजीटी में पूछे जाते हैं और उसका एक क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन, उन दोनों को अगर आप पैरेलल करें तो थ्योरी तो दोनों की कॉमन हुई। तो ऐसे में आपको ऐसी जगह से पढ़ना चाहिए जो दोनों एंगल से पढ़ने में आपको हेल्प कर रहे हैं। जब तक नेक्स्ट का एक बार एग्जाम हो नहीं जाएगा, प्रॉपर सिलेबस मार्केट में आएगा नहीं, तब तक एक रैंडम तरीका है कि आप चरक सुश्रुत जो आप संहिताएं पढ़ते हो, सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, उनके क्लिनिकल एस्पेक्ट पढ़ते जाओ, राइट। ओके सर। है कि नेक्स्ट बैच 2021 के लिए कब होगी अप्रोक्सीमेटली, इंटर्नशिप के बाद या फिर पहले? नेक्स्ट बैच, बैच मींस व्हाट, आई कुडंट गेट दैट। आई गेस नेक्स्ट अगली, बैच, आई गेस फॉर द अगर एआईपीजी। हमारे लिए नेक्स्ट बैच की बात कर रहे हैं, सो आई एम नॉट श्योर कि हम कब करेंगे, क्योंकि हम जिस बैच को लेके चल रहे हैं उसको एक अच्छे खासे स्टेज में पहुंचा देंगे। जैसे अभी मेरे पास प्रीवियस बैच चल रहा है, उसका सिलेबस ऑलमोस्ट वहां पे 95% कवर हो चुका है। सो आई एम अवेलेबल फॉर नेक्स्ट बैच। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं प्रीवियस बैच के अकॉर्डिंग डिसाइड कर पाऊंगा, या हमारी टीम बैठ के डिसाइड करेगी कि कौन से महीने में हमको नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने होंगे। सो अभी मैं उसको क्लेम नहीं कर सकता कि, या फिर कोई मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। प्रॉबेबली हो सकता है विंटर्स में हो सकता है, आई कुडंट बी कमिट। Sir, as a new third professional student, I will appear AIPGT in 2028. Any tips and suggestions? So, आप डेफिनेटली काय चिकित्सा, केसी, शल्य, शालाक्य, पंचकर्म और रिसर्च, अगर आप थर्ड प्रॉफ में हैं तो इसका मतलब आपको कौमार वृत्य और स्त्री प्रसूति, पीटीएसआर, ये सारे सब्जेक्ट्स के आपको प्रॉफ वाइज जो कंटेंट पढ़ोगे, जो चरक सुश्रुत का पार्ट पढ़ोगे, वो आप एआईपीजीटी के एंगल से भी पढ़ोगे। दोनों चीजें अलग नहीं है, क्योंकि मैंने एग्जांपल हमेशा ये देना है कि अगर आप प्रॉफ में काय चिकित्सा के लिए ज्वर पढ़ रहे हो और एआईपीजीटी में चरक चिकित्सा 3 पढ़ रहे हो, तो दोनों ही ज्वर ही आपको चीजें बताती है। तो दोनों एंगल से पढ़ोगे, थ्योरी सेम पढ़ना है, उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग आपको एग्जाम में लिखने के लिए और एआईपीजीटी के लिए पैरेलल प्रिपेयर करना चाहिए। आपको एक दूसरे का क्या मिलेगा, सिनर्जिक इफेक्ट। मतलब एआईपीजीटी का पढ़ा हुआ प्रॉफ में काम आएगा और प्रॉफ का पढ़ा हुआ एआईपीजीटी में काम आएगा। दोनों सेपरेट चीजें रखोगे, वो तभी रहती है जब आप अलग तरीके से, इसमें सिर्फ रट रहे हो, इसमें समझ रहे हो, तब वहां पे अलग है। दोनों में समझ रहे हो तो फिर तो अलग है ही नहीं। और इजी करना है, दोनों को समराइज करना है, सिंपल रखना है कि दोनों सब्जेक्ट्स को पैरेलल लेके चले। okay, sir. Okay. Chapter wise analysis of Sushrut and Charak Samhita, please. कहाँ कैसे मिल सकती है? चैप्टर वाइज एनालिसिस, मेरे ख्याल से ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से मिल सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि कौन कौन इसको प्रोवाइड करता है, बट आई कैन से कि मैं मेरी क्लास में हर चैप्टर को पढ़ाने के बाद में, जैसे कि सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 1 में, अगर पिछले 2020 से लगा करके 2024 तक कोई क्वेश्चन फॉल किया है इस चैप्टर में से, तो मैं उसी क्लास के अंदर बता देता हूँ सेलेक्टिव वे में। चरक हर चैप्टर के लिए, इवन सुश्रुत की बात नहीं कर रहे हैं, हर पर्टिकुलर चरक सुश्रुत वाग्भट हर एक चैप्टर के लिए मैं अपनी क्लास में तो कराता हूँ। बाकी कराते हैं कि नहीं कराते, आई एम नॉट श्योर कि वो कैसे करते हैं। डेफिनेटली आप एक क्या बोलते हैं 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन वाला फ्री वाला पैकेज ले लो, और आप चैप्टर वाइज को अपने जाकर के हर चैप्टर के अंदर जाकर के एक एमसीक्यू, जैसे ये बॉक्स बना होता है हर क्लास में, आपको स्लाइड पे यही इस टाइप का बॉक्स मिलेगा, आपको सॉल्व कराया जाएगा, देन फिर आपको आंसर वहां पे अपियर होगा। सीधा आंसर अपियर नहीं होगा, आपको वहां पे रीजनिंग प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। एटलीस्ट मेरी क्लास की बात कर रहा हूँ तब। ओके सर, एक और क्वेश्चन है, एआईपीजीटी पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं रिसेंटली? क्वेश्चन की डेप्थ और साथ में पैटर्न दोनों, अगर 2020 के बाद से अगर मैं बात करूं, वन लाइनर क्वेश्चंस कम हुआ आपके पास में। अगर कहीं से भी रिसोर्सेज में 2019 और उसके पहले के क्वेश्चन पेपर है, 2020 और उसके बाद के क्वेश्चन पेपर है, उसमें अगर आप क्वेश्चन के नंबर वहां पे अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो वहां पे 2019 से पहले 100 क्वेश्चंस आते थे, और उन 100 क्वेश्चंस में लगभग 80 से 85 क्वेश्चन, लगभग 80 to 85 क्वेश्चन आपको वन लाइनर मिलेंगे कि एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे और आपको चुनना होगा। जबकि 2020 के बाद में असर्शन, रीजन स्टेटमेंट, मैच द कॉलम, और इसके साथ में जो सिंपल एमसीक्यू है उनकी डेप्थ, तो ये सारी चीजें ऐड हो गई है पैटर्न। और 120 क्वेश्चंस का वहां पे, 120 मिनट का वहां पे, पहले 100 क्वेश्चन फॉर 120 मिनट्स रहते थे, अभी 120 क्वेश्चंस रहते हैं 120 मिनट्स के लिए। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है 2020 के बाद से। तो ये पैटर्न अगर आप ऑब्जर्व करोगे पेपर्स को लेकर के, तब आपको भी आंसर मिलेगा। एक और है कि सर, is this also helpful in clinical because there is less anatomy related to it, theory in demo class? क्या?
देखो, अगर आप अपने प्रैक्टिकल को सब्जेक्ट वाइज देखोगे, एनाटॉमी आचार्य चरक ने कैसे पढ़ी होगी, उनको जो विजिबल होता होगा नेकेड आई से वहां पे उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा और उन्होंने लिखा होगा, सुश्रुत को जैसा विजिबल हुआ होगा उन्होंने लिखा होगा। आज के टाइम में मॉडर्न एनाटॉमी जो है वो हमारी डिफरेंट है काफी ज्यादा। तो डेफिनेटली मैं वहां पे मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर नहीं मिलेगी। बट कॉन्सेप्चुअल वाइज जाओगे कि आपके पास में वहां पे महाभूत से चिकित्सा कर रहे हो, वीर्य से चिकित्सा कर रहे हो, रसों से चिकित्सा कर रहे हो, ड्रग्स जो यहाँ पे गोक्षुर है, तो चरक के वहां पे भी गोक्षुर क्या करती होगी, वहां पे मूत्र क्रच और वात के विकारों को ठीक करती होगी। इसका आग्रह का पर्पज ये है कि मूत्र क्रच अनिल हरणम, तो आज भी ये मूत्र क्रच और अनिल पे वर्क करती है, वात पे वर्क करती है। तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, बट जो ग्रॉस जो इवॉल्वमेंट है मॉडर्न मेडिसिन का, वो अगर आप पैरेलल लेके नहीं समझोगे तो शायद डिफिकल्टी होगी। राइट, तो वहां पे हम ये जरूर कह सकते हैं कि सर्टेन कुछ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपको आयुर्वेद से पढ़ने में हेल्पफुल नहीं होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बेसिस पे आयुर्वेद आज भी उतना ही इफेक्टिव है, उनके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आज भी उतने ही इफेक्टिव है, इवन मॉडर्न वाले फॉलो कर रहे हैं आयुर्वेद को। रिसर्चेज हो रही है एम्स में, आप जा सकते हो देखने के लिए। Okay, sir. Next question is, doing PYQ means only AIPGT or UPSC papers also to be done, which is helpful for AIPGT aspirants. आप अगर एआईपीजीटी का एग्जाम क्रैक करने की बात करें तो प्रायोरिटी आप इन्हीं को क्रैक करोगे, उन्हीं को आपको क्या करना है, आपको चैनलाइज करना है कि कौन से एरिया से कितना क्वेश्चन बन रहा है। एटलीस्ट आप जिस एग्जाम को देने वाले 2027 में दे रहे हो, 28 में दे रहे हो, एटलीस्ट वहां पे आप आइडेंटिफाई करो कि लास्ट के 3-4 सालों का पार्ट हो। यूपीएससी के क्वेश्चन को एआईपीजीटी के पैटर्न पे रखना प्राइमरली सही नहीं, क्योंकि ये एक मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम है। वहां पे जो क्वेश्चंस होंगे, हो सकता है कि उनको प्रायोरिटाइज किया गया हो, उनको मेडिकल ऑफिसर के एंगल से, या किसी स्टेट पीएससी के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको आप वहां पे देख सकते हो एमओ के लिए, जबकि ये पीजी एंट्रेंस है। राइट, तो यहाँ पे आप प्रायोरिटी में इनको करोगे, यूपीएससी के क्वेश्चन को पीवाई क्यूज को देखोगे तो बुराई नहीं है, आपको इंसाइट मिलेगा, लेकिन प्रायोरिटी नहीं रखूंगा मैं वहां पे। ठीक है। सर, AIPGT और MO के क्वेश्चन सेम रहते हैं या उसके लिए अलग से तैयारी करनी होती है? सेम रहता है। देखो, एआईपीजीटी का मैं लेवल अप देखता हूँ, एक्चुअली मैं अगर बोलूंगा स्टेट पीएससी के अगर क्वेश्चन है, अगर स्टेट वाइज क्वेश्चन को देखो, इनका लेवल मान लेते हैं कि 2 है। लेवल 1 क्या है, जो आपको प्रॉफ वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में, वो लेवल 1 है। स्टेट पीएससी में लेवल 2 है। और जो एआईपीजीटी है, एआईपीजीटी उनका लेवल 3 रहता है। तो यूपीएससी का कभी कभी लेवल 3 या 4 तक चला जाता है। पीएचडी एंट्रेंसेस इनसे ज्यादा हार्ड होता है, लेवल 5, और लेक्चरर लेवल तो डेफिनेटली इन सबसे ऊपर ही होना, सुप्रीम लेवल पे होता है। तो इन लेवल पे आपको समझना होगा कि क्वेश्चन की डेप्थ, चैलेंजेस जो कि आपको टाइम बाउंड करके, लेंदी क्वेश्चंस दे करके, डिफिकल्ट मॉडर्न दे करके, इन तरीके से। तो स्टेट पीएससी कंपैरेटिवली इजी है एआईपीजीटी के एग्जाम से, लेकिन चरक सेम है, सुश्रुत सेम है। क्वेश्चंस अगर आपने टफ के लिए प्रिपेयर कर लिया, एआईपीजीटी के लिए प्रिपेयर कर लिया, तो स्टेट पीएससी का आपने 80-90% सिलेबस कर लिया। अलग क्या है स्टेट में, अगर उस पर्टिकुलर स्टेट के अगर वहां पे ज्योग्राफी या इतिहास या फिर ये सब चीजें पूछ ले, इकोनॉमिक्स वगैरह पूछ लेंगे, तो वो आपको सेपरेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि यूपीपीएससी में होता है कि जो नेशन वाइज जो है ये जो क्या बोलेंगे सब्जेक्ट्स होते हैं, जनरल स्टडीज वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको कवर कराया जाता है। तो डेफिनेटली 80-89% सब्जेक्ट तो सेम है। तो वो तो आपका, क्योंकि आयुर्वेद के मेडिकल ऑफिसर बन रहे हैं ना, तो आयुर्वेद तो अलग थोड़ी हो सकता है। सर, AIPGT और AMO के नहीं, सॉरी, ये रिपीट हो गया। सर, देर आर न्यू टॉपिक्स फॉर स्टडिंग एंड can't revise the previous topics, sir. How to balance the study? मंथ वाइज मंथ, अगर आप अप्रैल में फॉल कर रहे हैं 2025 में और 2026 का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने टॉपिक को ग्रेजुअली इंप्रूव करोगे। मतलब आपके पास में 30 डेज है, मान लेते 30 डेज में आपने 28 डेज किसके लिए खर्च किए, न्यू टॉपिक्स के लिए। 2 ही दिन आपने खर्च किए पुराने रिवीजन के लिए। लेकिन अगर ये आप जो है अगस्त में फॉल कर रहे हैं, अगस्त महीने में, तो आप वहां पे 30 या 31 मान लेते हैं, 31 डेज में आप क्या करेंगे, 25 डेज नया पढ़ रहे होंगे, 5 दिन आप पुराना पढ़ रहे होंगे। दिसंबर जनवरी में आप हो सकता है कि सिर्फ 15 दिन नया पढ़ रहे हो, 15 दिन पुराना। और अगले साल अप्रैल में जब आपका एग्जाम आने वाला है, नया आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, पूरा का पूरा आप 30 दिन आप रिवीजन कर रहे हो। डिपेंड करेगा कि आप एग्जाम से कितना दूर है, नया आपने कितना नहीं पढ़ा है। ये रेशियो हर महीने चेंज होगा, मैं इसका पिन पॉइंट आंसर नहीं कर सकता।
So we'll take last two questions, sir. Will that be okay? Hmm. Already we Okay. extended our time. One question is, sir, if we start preparing for 2025 exam, how can we read first? We have to complete reading and then go for MCQ, or reading a concept and doing that chapter MCQ, which will help to complete syllabus as the time permits, as the time is less, sorry. अगर 2025 की बात कर रहे हैं तो अगर आपने मतलब पढ़ना अभी स्टार्ट किया है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट मेरे एंगल से, क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना है। तो आपको मैं बोलूँगा हाई यील्ड टॉपिक को आप सबसे पहले पढ़िए और एटलीस्ट उनके एमसीक्यू सिंगल टाइम करने की कोशिश करिए। देन फिर आप ग्रेजुअली जो लो यील्ड टॉपिक्स है उनकी तरफ बढ़िए, और ये प्रोसेस को रिवीजन के ऊपर तब लेके जाइए जब आप इसको पढ़ चुके। कॉन्सेप्ट की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये करेक्ट टाइम नहीं है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा था कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कब करना है, जब आप यहाँ पे फाइनल मंथ में कॉन्सेप्ट आपको अर्ली मंथ्स में समराइजेशन अर्ली मंथ्स में करना है। अगर लेट में करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए सही नहीं होगा। अगर अभी समराइजेशन करोगे बहुत टाइम चला जाएगा। सो मैं कहूंगा कि आप हाई यील्ड टॉपिक कवर करो और उनके एमसीक्यूज लगाओ। और ये भी एक रिस्की जोन है क्योंकि आपने बहुत टाइम लेट आप यहाँ पे मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे हो। ओके सर, एक है सर 2021 की बैच है तो हमको नेक्स्ट एग्जाम देना है, तो हमें एआईपीजीटी की क्लास लगानी चाहिए? हाँ एग्जैक्टली अगर आपको एआईपीजीटी क्यों करना है, अगर आपको पीजी करना है तो एआईपीजीटी की क्लास लगानी चाहिए। नेक्स्ट आप चाहो या ना चाहो तब भी आपको देना पड़ेगा। ये कंपलसरी पार्ट है, इसके बिना आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आपको डिग्री मिल जाएगी, आप ग्रेजुएटेड हो, लेकिन नेक्स्ट के बिना आपके पास में डॉक्टर की प्रैक्टिस करने की एलिजिबिलिटी नहीं होगी। पीजी एक चॉइस है, आपको करना है तो एआईपीजीटी कर सकते हैं। अगर पीजी नहीं करना है, आपके पास दूसरे ऑप्शंस है, तो डेफिनेटली आपको एआईपीजीटी की क्लास नहीं लगानी चाहिए। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सर आपके ऐप में सेपरेट कोर्सेज है, कंबाइंड एआईपीजीटी का कोर्स नहीं है, तो हम कैसे ज्वाइन? ऐसा नहीं है, आपको जो नंबर मैंने दिया है उसी पे जो सेपरेट कोर्सेज आपको सेपरेट दिख रहे हैं, क्योंकि हमने बताया है कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे कैसे आप अलग, क्योंकि क्या बोलूंगा मैं, क्लासिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं एक ही सेक्शन रखूं ऐप में और उस पर जाकर के आपको सारे चैप्टर वन बाय वन आपको देखने को मिले, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा या आपको चरक अलग, सुश्रुत अलग, वाग्भट अलग, काश्यप, शार्ंग सब कुछ पहले तो आप जिस पे क्लिक करोगे वही ओपन होगा। हमने उसको क्लासीफाई अच्छे से किया ताकि स्टूडेंट बहुत इजीली किसी भी चैप्टर पे जंप कर सके। सो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट सिलेबस नहीं है। कंप्लीट सिलेबस नहीं होता तो डेफिनेटली हम स्टूडेंट को कैसे पढ़ा रहे होते। तो आप ऐप में अगर आप स्ट्रगल फील कर रहे हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगेन 8595776006 यूज दिस नंबर, आपको वहां पे पूरे आंसर्स मिलेंगे। Okay. Due to time restrictions, we have to end the question answer session for now. But after this session, Dr. Rahul sir and his Pratyaksh Ayurved team will be available for all those who need any further guidance regarding the exam preparation. I would like to end this session by thanking Dr. Rahul sir for solving almost many doubts of the participants. Thank you so much, sir, for patiently solving their doubts. I would माय also प्लीजर like डॉक्टर to आलिया। ओके। I would also like to thank Dr. Tayyab sir, founder of Agas Foundation, and our entire team for organizing this informative session for the AIPGT aspirants. Thank you so much, everyone, for being patient and listening to the entire session. And thank you so much, sir, again.